अभी करंट में आपका क्या पोर्टफोलियो होगा सर? अभी मैं 41,20,000 की SIP एस आई पी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मोटिवेशन के लिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं तो सर लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा कि आप 41 लाख का SIP करते हो, तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप काम कमाते कितना हो या फिर कैसे इतना कर पा रहे हो? कन्विक्शन कैसे आता है? बहुत अच्छा है। देखो, उसके लिए भी बहुत, मैं हमेशा ये मानता हूँ जब तक मेरी एक्टिव इनकम चालू रहेगी तो शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे ये पैसे बुक करने की। खाली एक ज़रूरत पड़ेगी जब रोल्स रॉयस जो वन इडियट मूवी के कारण मैं लेना चाहता हूँ। इंडिया में बहुत सारे लोग कह लें 90% से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास हैं या पुअर क्लास में आते हैं और उनको कोई बहुत ज़्यादा हाई क्लास लाइफ नहीं जीनी है। एक बढ़िया डिसेंट लाइफ जीनी है जिसमें भाई पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, एक छोटी सी गाड़ी हो जाए, घर हो जाए और फ्यूचर के लिए थोड़ी सेविंग हो जाए। तो इस लाइफ के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए? तो दोस्तों, आपने अक्सर इंटरनेट पे सुना होगा कि SIP से करोड़पति बन जाओ, लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जिन्होंने SIP करी है और सच में वो करोड़पति हो गए हैं। उनका पोर्टफोलियो आज के रेट में 50 करोड़ से भी ज़्यादा है। मिलवाता हूँ आपको गजेंद्र कोठारी जी से। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुंबई आके ये एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं और खुशी है कि आज हम अपनी ऑफिस में कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि सर मैं आपके ऑफिस आ पाया और आपसे मिल पा रहा हूँ। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। प्लेजर। तो सर, मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि लोगों ने आपको इंटरनेट पे देखा होगा कि लोग आप बातें करते हैं कि आप 30 लाख से ज़्यादा का SIP करते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जब मैं इंडस्ट्री में आया था, इसमें इंडस्ट्री में आने का मेरा मेन मकसद ही था कि इंडस्ट्री में इतनी मिस सेलिंग होती थी कि सच्चाई नहीं थी। लोग कुछ भी बोल के बेचते थे। खासकर हमने बैंकों में देखा, इंश्योरेंस एजेंट्स काफ़ी देखे कि वो आपको कुछ भी बोल के आपको पॉलिसी बेचते थे। ब्रोकिंग अकाउंट्स में देखा कि आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो, आप फटाफट बन जाओगे। तो इतनी ज़्यादा मिस सेलिंग थी, इसीलिए 2010 में मैं ये इंडस्ट्री में आया कि मुझे ये काम नहीं करना है। मुझे एक ही सिद्धांत पे अपना प्रैक्टिस करना है कि मैंने जो अपने फैमिली के लिए जहाँ पैसे डाले हैं वहीं मैं अपने इन्वेस्टर्स का डालूंगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी शुरुआत की, अपनी जर्नी शुरुआत की 2010 में और 10,000 रुपये की SIP से चालू की, क्योंकि उस वक्त मेरे पास उतनी ही सेविंग्स थी। मैंने बहुत सारी सेविंग्स को ट्रेडिंग में गंवा चुका था। मैं 2004 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। 2010 तक मैंने जो भी पैसे बनाए थे मैंने सब के सब ट्रेडिंग में एक्चुअल में खो दिए थे। क्योंकि जब मैं 26-27 साल का था तब मुझे लगा कि मैं बहुत फटाफट पैसा बना सकता हूँ। आप मार्केट में रहते हो तो आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब आप यंग होते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। जब 24 साल के होते हो तो आपको लगता है अब आपको दुनिया समझ में आ गई है, और जब आप 45 के होते हो, जो आज में हो, तो आपको लगता है आपको कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि रियलिटी सेट इन होती है। तो और इंसान गलती कर कर ही सीखता है। मैंने कई बार देखा है, हम कितने भी पॉडकास्ट कर लें उसमें से 10% लोग शायद ये पॉडकास्ट देख के सीख पाए और वो गलती ना करें, लेकिन 90% सतीश वो गलती करेंगे ही। ये तो 2010 में जब हमने हमारी कंपनी चालू की एटिका वेल्थ, तब मैंने कहा कि, और 6 साल मैं इसी इंडस्ट्री में था उससे पहले म्यूचुअल फंड में। बट सोचिए, मैं इंडस्ट्री में हूँ लेकिन मेरा खुद का कन्विक्शन नहीं था, क्योंकि कोई आपको गाइड करने वाला नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था, ऐसे तरह के पॉडकास्ट भी नहीं होते थे। बिल्कुल। तो मैंने खुद की जर्नी स्टार्ट की। मैं अपने फर्म का सबसे पहला क्लाइंट था। 5-5 हज़ार की मैंने तो SIP चालू की 10,000 से, अगस्त 2010। और अब हम अगस्त 2025 एक महीने बाद में होने वाला है, तो आज 15 साल हो गए। और वो SIP जो मैंने चालू की सतीश, उसमें मैंने ये ठाना था कि इस SIP में मैं कुछ और ऐड करने वाला नहीं हूँ, लमसम भी नहीं डालने वाला हूँ, उसको मैं निकालूंगा भी नहीं, इसको यूं ही रखूँगा। तो वो SIP को आज 15 साल मैंने एकदम कंटिन्यू किया। आज तक कभी भी कोई किस्त मिस नहीं की है। तो लगभग अब तक मैंने 9-9 लाख रुपए एक फंड में डाल दिए, तो कुल मिला के 18 लाख रुपए डाल दिए हैं। 5-5 हज़ार रुपए, जो मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है। बिल्कुल। राइट। तो आज वो 18 लाख रुपए की वैल्यू 86 लाख रुपीस हो गई है इन 15 ईयर्स। जो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका है 18 लाख है। 18 लाख और वैल्यू हो गई 86 लाख। तो सोचिए, और लगभग जो रिटर्न आया है वो करीबन 18-19% का CAGR आया है। बहुत बार ऐसे हुए हैं कि बीच में रिटर्न 25% था, 30% था, फिर 12 भी आया। पहले 3 साल तो जब मैंने 2010 में चालू किया तो पहले 3 साल का रिटर्न नेगेटिव था। तो 99% लोग क्या करते हैं, अपनी SIP बंद कर देंगे, ये सोच के कि यह तो फंड अच्छा नहीं आ रहा, रिटर्न नहीं आ रहा है, इससे अच्छा FD कर देता, कुछ और कर लेता। तो 99% कर देते हैं। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि पहले 3-4 सालों में अगर रिटर्न नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। आप ज़्यादा पैसे डाल रहे हो, और जब रिटर्न आएगी तो आप जितने भी आपने ये सब
कम वैल्यू पे आपने खरीदी है उसका रिटर्न्स बहुत अच्छा आएगा। तो 2010, 11, 12, 13 का माहौल बहुत खराब था। 14 में जब मोदी जी इलेक्शन जीत के आए थे तब से मार्केट बढ़ना चालू हुआ था। तब तक 4 साल मेरी जो SIPs ने लो बाइंग की है उसके कारण ही आज ये 18-19% का रिटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। तो हमेशा मैं लोगों को ये कहता हूँ कि SIP जो एक गेम है ये इतना बढ़िया इन्वेंशन है कि हर एक आम आदमी भी सोच सकता है। देखिए, जब लमसम आप डालने की सोचते हो तो आप सोचते हो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होंगे तो मैं लमसम डालूंगा, 2 लाख होंगे, 5 लाख होंगे तब शुरू करूंगा। पर यहाँ तो आप 1000 रुपए, 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया में हर आदमी, चाहे वो भिखारी भी है, तो 500 रुपए की SIP चालू कर सकता है अगर उसको कोई रास्ता दिखाने वाला हो तो। प्रॉब्लम क्या है, आपको समय देना पड़ेगा। कोई भी अच्छी चीज, आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, 10 साल पढ़ाते हैं तब जाके वो मैट्रिक कर पाते हैं, फिर 5 साल कॉलेज में और पढ़ाते हैं, उसके बाद भी MBA करने जाते हैं, उसके बाद भी और प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। तो 20-25 साल तो हम खाली लर्निंग में करते हैं, तब जाके कमाई शुरू होती है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद जॉब लगेगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। आप एकदम सही कह रहे हो। बट ये जो SIP है ये गारंटीड है कि अगर आपने 15-20 साल चला लिया तो इतना पैसा बना के देगी कि लाइफ में शायद आपको बाद में जॉब करने की जरूरत ना पड़े। एक चीज मुझे बताइए सर, जब 2010 में आपने 10,000 की SIP शुरू करी तो उस वक्त आपकी जॉब क्या थी, एक्चुअल में आपका क्या काम था? सो मैं UTI म्यूचुअल फंड में था। ओके। मैं लोगों को एडवाइस करता था। सोचिए ना आप, मुझे खुद को कन्विक्शन आने में 5 साल लग गए थे क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री बहुत छोटी स्तर पे थी, फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल नहीं थी। और पीछे काफी स्कैम भी सुन रखे थे। वो भी कई बार हुए थे। UTI का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था 2099-2000 में। तो लोगों को एक भरोसा, और मेन बात भरोसे से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं थी। लोगों को म्यूचुअल फंड क्या होता है वो पता ही नहीं था। उस वक्त प्राइवेट सेक्टर भी थे जैसे HDFC, ICICI, बट लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं था उस वक्त। आज तो सब बहुत बड़े बड़े नाम हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो 10 सालों में जो म्यूचुअल फंड सही है, एक जो कैंपेन चला था, एडवर्टाइजमेंट चला था, वो सारी इंडस्ट्री ने मिलकर वो कैंपेन को किया है। जो AMFI बॉडी है, ताकि ये सही लेवल पे जा सके। और अब तो एक तरह का एक बहुत बड़ा मुकाम बन गया है ये। लोगों को अब पता है, घर घर पता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं छोटे टाउन से आता हूँ, आसाम में जोरहाट करके जगह है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई लिखाई आपकी वहीं पे हुई? पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुई है। मैं वहाँ जब मैं 2010 में पहला सेमिनार किया था, तब जोरहाट में SIP का S भी लोगों को नहीं पता था कि क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। मैंने मेरा एग्जाम्पल देख के शुरू किया था। और उस वक्त मुझे याद है सतीश, मेरी 2010 में मेरी डॉटर का जन्म हुआ था दिसंबर में, और करीबन अगस्त 2011, 15 अगस्त की बात है, छुट्टी थी। 500 लोग सेमिनार में आए थे उस दिन। बहुत बड़े एक हॉल में किया था हमने, लेडीज़ भी आए थे, बच्चे भी आए थे। तब मैंने उस ऑडियंस को बोला था, देखिए मेरी बेटी का जन्म उससे 6 महीना पहले हुआ था, मैं मेरी बेटी के नाम पे 10,000 रुपये की SIP चालू की है। उस वक्त मैंने 50-60 हज़ार रुपये डाले थे, और मैंने कहा कि ये SIP मैं 25-30 साल के लिए मैं करने वाला हूँ, और आप भी कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। तब लोगों ने मेरी बात बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ली, क्योंकि उनको पहली बार SIP क्या होता है वो पता नहीं था, और मेरे पास कोई रिजल्ट दिखाने को नहीं था। मैंने तो अभी शुरू ही की है, तो मैंने 60,000 डाले, तो उसकी वैल्यू भी शायद 60,000 के आसपास ही होगी, कुछ ज़्यादा नहीं है। आज उस बात को 15 साल होने को आ रहे हैं, 2011 से 14 साल तो हो ही गए हैं। अब तक मैंने लगभग उसमें 17-18 लाख रुपए डाल दिए, 19 लाख रुपए लगभग मैंने उसमें डाल दिया है। आप क्या गेस कर सकते हैं कि उसकी SIP की कॉर्पस क्या हो गई है? जो आपने बताया 86 लाख के करीब। वो तो फर्स्ट SIP, वो तो डॉटर के नाम पे नहीं थी। ये जो डॉटर के नाम पे मैंने डाले हैं, 19,25,000 मैंने डाल दिए हैं, 1 करोड़ रुपए उसका कॉर्पस क्रॉस हो गया है। अमेजिंग। अब अगर मैं आज वही सेमिनार वहाँ करने जाता हूँ, तो अब वो लोग बोलेंगे कि आपने उस वक्त भी कहा था और हमने नहीं सुना था आपकी बात, और आज आपने करके दिखाया है। और अभी लोग सोचेंगे कि लेट हो गया। अब लोगों को लगता है लेट हो गया, बट इसमें कभी लेट नहीं होते हो। वो एक वॉरेन बफेट एक बात कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 ईयर्स बैक। एक पेड़ लगाने का सबसे सही समय 20 साल था। दूसरा सही समय आज है। आज आप लगाओगे तो 20 साल बाद आप एंजॉय करोगे। चलो आपने कम एंजॉय किया, आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, फैमिली एंजॉय करेगी, कोई तो फायदा उठाएगा। बिल्कुल। तो ये सोच के आप आज से चालू कर दो, तो समय देना पड़ेगा। और मुझे जो लगता है कि अगर हम थोड़े थोड़े भी पैसे अगर डाल रहे हैं, बचा रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है अलग से। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, आपको 2-3 काम करने चाहिए। एक, कोई भी नया व्यक्ति शुरू कर रहा है, देखिए 500 रुपए से तो हर कोई शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल राइट। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मेरे पास आज सेविंग नहीं है, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। आप 500 या 1000 से चालू करो। जो पहली सिप है उसको आप मेरी तरह कभी छेड़ना मत, चाहे वो 500 रुपए की क्यों ना हो। आपको और सिप बढ़ानी है, आप दूसरे फंड में बढ़ा लेना। ये सिप को आप मत छेड़ना, क्योंकि ये सिप जो है ना
वो आपके लिए आईना बन जाएगी। और ये चूंकि इतनी छोटी सिप आप शायद कभी निकालोगे नहीं, बट ये सिप आपको बताएगी देखिए इसका सीजीआर क्या आता है लॉन्ग टर्म में। और फिर आप दूसरी सिप्स भी चालू करो, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो आप अपनी एसआईपी बढ़ाते रहो। मैंने लाइफ में एक बहुत अच्छा काम किया, 10,000 रुपये मैंने बहुत छोटी रकम से शुरू की क्योंकि सेविंग उतनी थी, बट मैंने आज तक कभी भी, मैंने हर साल एसआईपी बढ़ाते गया धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मेरी इनकम आती गई। और मेरा डे 1 से इसमें एकदम क्लियर था कि मुझे सारे पैसे एसआईपीज में ही करने हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स में डालने हैं, मुझे डायरेक्ट इक्विटी में नहीं जाना था। हालांकि मैं सीएफए चार्टर होल्डर हूँ, मैं खुद रिसर्च कर सकता हूँ, बट उतना समय नहीं है, हर बैलेंस शीट पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं अगर अच्छे फंड मैनेजर्स इस इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों में इतनी वेल्थ बना चुके हैं और उनका 24/7 यही काम है कि आपके पैसे मैनेज करना। तो मैंने ये ठान लिया कि मुझे ना डायरेक्ट इक्विटी करना है ना ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग में ऑलरेडी मैंने काफ़ी पैसे खो चुके थे, क्रिप्टो नहीं करना है। और लकीली एक अच्छी बात क्या रही है, पिछले 15 साल में मेरे लाइफ में कोई बड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं आई है। लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ी एसआईपी बढ़ते हैं गाड़ी ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिए, हॉलीडेज पे चले गए, तो वो एसआईपी कभी पकने ही नहीं देते हैं, हम जैसे कहते हैं ना, जब हुआ हमने निकाल लिए। लकीली 15 साल में मुझे कोई बड़ा पैसा निकालने का मौका नहीं पड़ा और इसलिए आज वो ग्रो हो पाई है। दूसरी एक बात है कि जब मैं उस वक्त 30 साल का था तो मैंने ये रियलाइज कर लिया कि जो वर्ल्ड में जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो है नॉलेज पे। आज आप ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को आप सिखा रहे हैं, ये एक तरह का नॉलेज ही है। बिल्कुल। और इसमें लोग अगर देखते हैं तो उनको उसका फायदा होता है। तो 1 घंटे, बहुत लोग सोचते हैं ये पॉडकास्ट तो फ्री है, इसमें मेरा क्या पैसा लगा, बट आपका समय लगा, वो तो बहुत बड़ा कीमती है। राइट। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, लाइफ में पैसे तो बहुत आप बना लोगे, आज नहीं 10 साल बाद बना लोगे, समय तो चला गया जो वो वापस नहीं आना है। तो आप जो दिन के 2 घंटे समय निकाल के कुछ सीख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, वो एक इन्वेस्टमेंट है और उसका जो रिटर्न्स आता है उसका कोई मैच नहीं है, अनलिमिटेड है, उसके हम कोई आरओआई निकाल नहीं सकते हैं। एसआईपी में तो 18%, क्रिप्टो में 100% जो हम देखते हैं, गोल्ड में या डायरेक्ट इक्विटी में 50%, इसका अनलिमिटेड है, इट इज़ प्राइसलेस। ट्रू। एक चीज़ मेरे को बताइए, जब 2010 में आपने 10,000 की एसआईपी शुरू करी थी, उस वक्त आपकी सैलरी क्या होती थी? उस वक्त सैलरी मेरी थी करीबन 12 से 14 लाख रुपए थी। ओके, साल की। तो बट आप मुंबई में रहते हो। हाँ, तो मुंबई में खर्चे भी मुंबई में खर्चे भी 40-50। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2010 की बात। 2010 की बात है, तो 40,000 तो रेंट थे खाली, और हम लोग जॉइंट फैमिली साथ में रहते थे, तो घर के खर्चे थे, तो 10,000। मैं खुद मुंबई आया था सर 2016 में, तो मेरे को पता है कि मुंबई में रहने खाने का क्या कॉस्ट है। बट उस वक्त भी मैं आपको बताऊं, हिम्मत करके की मैंने, और आज मैं देखता हूँ ना 15 साल वो हिम्मत नहीं की होती ना, तो आज ही हम पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। पॉडकास्ट तो चलिए तो बाई प्रोडक्ट है, बट आपने इसीलिए तो पोर्टफोलियो जो बनाया है, पॉडकास्ट तो एक प्रोडक्ट है। वो हिम्मत की है तो वो स्टोरी बनी है, और ट्रू स्टोरी बनी है। अगर वो उस दिन में, देखिए जिस दिन में आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे ना, चाहे वो 10,000 है चाहे 1 लाख है, हमेशा आपको डिफिकल्टी लगेगा, क्योंकि ये आप खर्चा कर सकते थे, आप जो आज एंजॉय कर सकते थे उसको आप पोस्टपोन कर रहे हो। तो किस आदमी को अच्छा लगता है? किसी को पसंद नहीं है। तो मैंने बहुत हिम्मत रख के की कि यार शुरू करते हैं, और 6 साल तो मैंने गंवाए दिए ही थे, तो अब तो करना पड़ेगा। तो मैंने तो लाइफ में बहुत लेट लेसन सीखा है। हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, एक मैंने बाकी लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, एसआईपी मैंने बढ़ाई है हमेशा, मैंने अपनी इनकम बढ़ाने पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है, कोर्सेज किए हैं, लर्निंग की है, तो आज बहुत पैसा कमा रहा हूँ। एक चीज़ मैं बताता हूँ, 2010 में मुझे कॉन्फिडेंट था कि एक दिन ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसकी डिमांड ज़बरदस्त होगी, क्योंकि ये इतना अच्छा काम है, और आप जो करो रिजल्ट दिखता ही है, ट्रैक रिकॉर्ड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, बिल्कुल। बट लोगों को पता नहीं है। तो भगवान ने अपने को एक स्किल दी थी कि आप सिंपल भाषा में कैसे लोगों को समझा सकते हो, और आज तक हमने कम से कम 500,000 ऐसे सेमिनार्स किए हैं। ये तो अब ऑनलाइन वर्ल्ड आ गया, नहीं तो दुनिया में हमें सब ऑफलाइन सेमिनार्स में ही हम लोगों को बताते थे, अपनी स्टोरी बताते थे, बट अब ऑनलाइन हो गया तो लाखों लोग देख सकते हैं। तो हमें मानो हम काम अच्छा कर रहे हैं। इस काम में अच्छा करने के लिए नॉलेज बहुत चाहिए। बाकी जब आप बिजनेस करते हो ना, तो आपको फैक्ट्रीज, प्लांट, मशीनरी लगानी पड़ती है, इसमें आप सब कुछ ये है। तो और इसमें जितना भी आप कर सकते हो करते जाओ, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। अभी मैंने, जैसे आपको हम बात कर रहे थे, मैं 2 महीना पहले यूएस गया था वॉरेन बफेट का 5 दिन का कोर्स अटेंड करने, और 5 दिन का कोर्स की फीस है 4 लाख रुपए। ओके। मुझे याद है, आने जाने का जो कॉस्ट होगा अलग, वो सब अलग है। मैं 2002 में दिल्ली में MBA की पढ़ाई की थी, मेरे 2 साल की फीस 3 या 3.5 लाख रुपए थी। 2 साल की फीस, रहना खाना सब कुछ,
और यहाँ 5 दिन का 5 दिन का मैंने 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए दे के आया हूँ। तो बट इसकी जो ROI होती है ना, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते हो। तो मैं आज भी करता हूँ और मुझे है कि लाइफ लॉन्ग करते रहना है। तो जो सीखा मैंने, उससे इनकम बढ़ाई। और सबसे ज़्यादा देखिए, SIP लोग कब बढ़ा सकते हैं, जब आपकी इनकम होगी। तो तब आप इनकम अगर अच्छी होगी तो आप खर्चा भी कर पाओगे, SIP भी कर पाओगे। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं आज जो भी इनकम कमा रहा हूँ उससे आज ही SIP सारी कर देता हूँ, तो आप एंजॉय आज नहीं कर रहे हो, तो वो भी गलत है। आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। मैंने कभी भी 15 साल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ओके। हालांकि मैंने जो भी खर्चे किए हैं सोच समझ के किए हैं, बट कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और एक चीज़ और है कि आपको पहला 5 साल नहीं देखना है SIP रिटर्न्स। पहला 5 साल आप चाहे +20 है, -10 है, आप उसको इग्नोर कर दो। 5 साल बाद आप जब देखोगे कि आपकी एक वेल्थ बन गई है, उसके बाद से वो चक्री बहुत स्पीड से चालू हो जाएगी। और आज की जो हम दुनिया में देखते हैं कि इतनी नॉइज़ है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट में आपको ये मिलेंगे, अरे ये SIP गलत है, हेडलाइंस बनाने के लिए। मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था SIP के ऊपर ही था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ बातें थ्योरेटिकल हैं, और रियल में ऐसा कुछ नहीं है। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, प्लस ये भी कह रहे हैं कि मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए सतीश जी, मैंने तो बहुत सारे पॉडकास्ट में मेरा लाइव पोर्टफोलियो दिखाया है, लाइव। तो अभी करंट में आपका क्या पोर्टफोलियो होगा सर? अभी मैं 41,20,000 की SIP कर रहे हैं। 40 हर साल बढ़ाता हूँ। जैसे पिछले पॉडकास्ट में लोगों ने देखा होगा 30 लाख पर मंथ की SIP आप कर रहे हो, अभी करंट में 41 लाख की कर रहे हो। लोग भूल गए हैं कि इनकम बढ़ती है, इनकम ही बढ़ती है। और इनकम भी ऐसा बिजनेस में जाओ। देखो, आप जॉब में जाओगे ना तो कभी आपकी इनकम कंपाउंडिंग की तरह नहीं बढ़ेगी, वो लीनियर बढ़ेगी। आप 15 लाख कमा रहे थे साल, अगले साल 18 लाख कमाओगे, फिर 22 लाख कमाओगे, फिर 25। 15 का 40 लाख नहीं होता है। वो सिर्फ बिजनेस में हो सकता है। क्यों? बिजनेस में सैटरडे संडे नहीं होता है। राइट। बिजनेस में 24/7 आप काम करते हो। जब कोविड आया था तब दुनिया मज़े ले रही थी, सारे वेब सीरीज देख रही थी, हमारी स्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त थी। स्ट्रेस इन द सेंस कि अचानक हमारा बिजनेस मॉडल कोलैप्स हो गया, राइट। ऑनलाइन जाना पड़ेगा, जूम वगैरह क्या होता है हमने कभी देखे ही नहीं थे, बट हमने अपने आप को रीअडेप्ट किया, राइट। तो ये एक फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है एंटरप्रेन्योर, अपना खुद का मालिक। आज आप अपने खुद के मालिक हो। आप भी सैटरडे संडे कितने पॉडकास्ट किए होंगे, रात को 8 बजे 9 बजे ट्रैवल किया। हमारे लिए सैटरडे संडे है ही नहीं। तो चूंकि अगर आप वो चीज़ पैशनेटली कर रहे हो ना, तो आपके लिए कोई छुट्टी नहीं हो सकती है, बट वो आपके लिए फिर काम भी नहीं है, वो आपके लिए फ़न है। तो मैंने जो किया वो एंजॉय किया है। मुझे मालूम था कि इसमें बहुत कमाई आएगी, और मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि ऐसा बिजनेस करो कि शुरुआती 5-7 सालों में कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ेगा। तो लकीली मैं ये जो प्रोफेशन किया, इसमें ये फ़ायदा है। एंड एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, और आपका भी बिजनेस एग्जैक्टली वही है। बिल्कुल। एक कहावत मैंने सुनी थी, और ये हमारे दोस्तों के लिए, चूंकि आप ये कोर्स करते हो ऑनलाइन वाला, $1 अर्न विदाउट योर एफर्ट इज मच बेटर देन $2 अर्न विथ योर एफर्ट्स। अगर आप रात को सो रहे हो और लोग आपके पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आप पैसा बना रहे हो, राइट। आपकी मेहनत तो लगी नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा काम करो, शुरू में मेहनत लगे, 2-4 साल आपको आपका ब्रांड इमेज क्वालिटी बनाने में लगे। एक बार ब्रांड बन जाए तो ब्रांड के कारण पैसे आए। आप चाहे हॉलीडेज पे छुट्टी पे गए हैं, और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत सारे इंडिया में बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर। जैसे मैं हमेशा, ये एग्जांपल मेरा बहुत फेवरेट है, डॉक्टर नरेश त्रेहान, दिल्ली में है, मेदांता के मालिक। वो बेस्ट सर्जन है, कार्डियक सर्जन। वो एक सर्जरी का मान लीजिए 10 लाख रुपए लेते हैं। तो वो जब सर्जरी करेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। अगर वो छुट्टी पे गए, एक हफ्ता सर्जरी नहीं की, तो नहीं कमाएंगे। तो आप अपना जो स्वेट इक्विटी लगा के मेहनत करके तो आप लिमिटेड कमा सकते हो। यू कैन नेवर बिकम रिच बाय ट्रेडिंग योर टाइम। समय देके आप कभी रिच नहीं बन सकते हो, क्योंकि समय आपके पास लिमिटेड है। आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे। अब इस 24 घंटों को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सीखना है, और उसके लिए आपको एंटरप्रेन्योर वाली सोच है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डॉक्टर्स की टीम बनाई, हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल बनाया, फिर उसको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी कराया, और आज वो $1 बिलियन के मालिक है। 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ कोई भी डॉक्टर सर्जरी करके नहीं कमा सकता, बट उसको बिजनेस मॉडल में एक इंस्टीट्यूशन बना के तो वो कर सकता है। तो मैं भी अगर एडवाइस खाली करता हूँ टाइम दे के, तो मैं उसमें नहीं कमा सकता। मुझे एक टीम बनानी है, मुझे कंपनी बड़ी बनानी है, और ज़्यादा लोगों को सही से एडवाइस कर पाएँ, ऑनलाइन पहुँच पाएँ। तो मेहनत से आप बन सकते हो। उससे जो भी पैसे आए हैं, मैंने वापस उसको चक्रवर्ती ब्याज पे लगा दिया। पहला मेरा काम चक्रवर्ती ब्याज का था। और ये ना, एक और मैं बात बताता हूँ सतीश, बहुत कम दुनिया में लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ पाते हैं।
नॉट इवन 1%। मैं मारवाड़ी हूँ, मैं काफ़ी मारवाड़ी गुजराती लोग जो माना जाता है कि वो बनिया कम्युनिटी है वो समझते होंगे। 100 में से 99 आदमी में अच्छे अच्छे लोगों से मिलता हूँ ना, तो वो कंपाउंडिंग का पावर नहीं समझ पाते। क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर आप तब समझ पाओगे जब आपके साथ वो होएगा, चाहे वो आपके बिजनेस में हो। आपने मुझे शायद बताया था पॉडकास्ट से पहले, आपने जब फर्स्ट पॉडकास्ट किया था 300 व्यूअर्स, 300 सब्सक्राइबर्स जब मैं मुंबई आया था, जब आप मुंबई आए थे, और 7 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले। आज आपके ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इन दैट वेरी सेलेक्ट लीग में। और वो सिर्फ एक चैनल पे 2 मिलियन, अभी मल्टीपल चैनल्स है मेरे। अच्छा, वो तो मुझे पता भी नहीं, मिलियंस है, वो तो मुझे पता भी नहीं है, मैं तो खाली एक चैनल की बात कर रहा हूँ। तो ये कंपाउंडिंग होती है। बिल्कुल। शुरुआत के 5 साल में आपको पता नहीं चलेगा, फिर ये हॉकी स्टिक की तरह चलती है। हॉकी स्टिक में ऐसे नीचे फिर सीधा ऊपर, जे कर। ये बिजनेस में हो सकता है, ये आपकी मेहनत में हो सकता है। तो मैंने हमेशा ये कहा कि काम वैसा करना है जिसमें जे करवाए, चाहे वो SIP हो, 5 साल 10 साल कोई रिजल्ट नहीं दिखते हैं, बट बाद में जे करवाता है। अभी मुझे 15 साल हो गए SIP करते करते, 15 साल में 55 का पोर्टफोलियो बना है अभी। 55 CR 41 लाख की SIP मैं कर रहा हूँ, 55 का पोर्टफोलियो। कभी आपने रिडीम नहीं किया? कभी नहीं किया, लकीली कभी खर्चे थे ही नहीं, और हमारी एक्टिव इनकम बहुत अच्छी थी, तो हमारी एक्टिव इनकम से ही सारा निकल जाता था। आज भी मैं रेंट पे रहता हूँ, मैंने घर कभी खरीदा नहीं है। ओके। अगर आप घर खरीदने जाते हो और बॉम्बे में 10-15 करोड़ के नीचे नहीं आता है, तो आपको पोर्टफोलियो को तोड़ना पड़ता, निकालना पड़ता। हमें लकीली हम हर जगह अच्छे रेंट पे रहे हैं, कभी ये फ़र्क आया ही नहीं कि मुझे रेंट पे नहीं रहना है। फैमिली वालों ने भी बहुत साथ दिया, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैंने वो कंपाउंडिंग को चलने दिया, तो उसको तोड़ा नहीं। तो 15 साल लग गए हैं, 55 का फिगर आ गया है। ओके। अब मैं आपको कहता हूँ सतीश कि अगले 5 साल में ये जो 55 है, ये 150 करोड़ हो जाएंगे। आज इस तरीके 18% आपने बताया CAGR, तो करेक्ट। 18 तो आए हैं, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि 18 आएंगे, मतलब वो वेरी कर सकता है। मैं 15 मान रहा हूँ मेरे लिए। हालांकि 15 भी बहुत बड़ा कंपाउंडिंग होता है। बिल्कुल। मैं तो लोगों को बोलता हूँ अगर आपके 12 भी आते हैं ना तो खराब नहीं है, क्योंकि FD तो 6% है। बिल्कुल। बाकी एसेट क्लास तो 8-9 दे रहे हैं, तो आप 12 भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं हाई रिस्क इन्वेस्टर हूँ, मुझे समझ है, मैं 20 साल का तजुर्बा है, तो मैंने जो मेरे फंड्स में पैसे डाले हैं वो बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं। उसमें 5-5 साल भी आपका रिटर्न नहीं आता है। इनफैक्ट मेरे पास एक ऐसा फंड था जो 10 साल के बाद नेगेटिव रिटर्न दिया था, 10 साल के बाद, और आज उसका रिटर्न 14.5%, 15 साल का रिटर्न है। तो मैं अनलिमिटेड पेशेंस के साथ जाता हूँ। मुझे जब तक मेरे रेट का रिटर्न नहीं आएगा तब तक मैं उसमें बना रहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा कॉल गलत नहीं है, टाइम लग सकता है, और चूंकि मेरा खुद का पैसा, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। तो जब तक मेरा 15-18% अगर उस पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आएगा, 20%, तब तक मैं उसमें निकलता नहीं हूँ। पिछले 1 साल में मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न खाली 5% है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउन ही गया है। तो लोग घबरा जाते हैं, जिन्होंने 1 साल पहले डाला वो तो निकाल लेंगे। मैं तो खुशी मैंने तो SIP बढ़ाई ही है कि अगर मार्केट नीचे है तो भाई सस्ते पे ले रहा हूँ मैं, और मैं तो चाहता हूँ मार्केट फ्लैट रहे। अगले 3 साल मार्केट नहीं भी बढ़े ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या गोल है आपका कि कितने लेवल तक आएगा तो फिर मैं इस पैसे का भोग करूंगा? मैं हमेशा ये मानता हूँ जब तक मेरी एक्टिव इनकम चालू रहेगी तो शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे ये पैसे भोग करने की। खाली एक ज़रूरत पड़ेगी, जब रोल्स रॉयस जो 1 इडियट मूवी के कारण मैं लेना चाहता हूँ। शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है 1 इडियट स्टोरी, तो मैं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि एक 2010 में ये मूवी आई थी 1 इडियट, शॉर्ट फिल्म थी, 33 मिनट्स की, यूट्यूब पे फ्री है। अमोल गुप्ते जी ने बनाई थी, जिन्होंने तारे ज़मीं पर, स्टैनली का डब्बा पे काम किया है। तो वो मूवी ने मेरी लाइफ बदल दी थी। और उसमें जब वो बच्चा 200 रुपये 500 रुपये सेव करके एक रोल्स रॉयस गाड़ी खरीद सकता है जब वो 45 का होता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए उस दिन मैंने ठान ली कि मुझे भी रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है, और जिस दिन मैं लेने जाऊँगा 3-4 साल में, मेरे 50वें जन्मदिन से पहले मुझे वो गाड़ी खरीदनी है। और खाली ये प्रूव कराने के लिए कि एक मिडिल क्लास आदमी भी सोच सकता है, राइट? अगर वो बच्चे ने 100, 200, 500 से किया, मैंने 10,000 की SIP से शुरू किया, ठीक है, आज मैंने SIP बढ़ाई है क्योंकि इनकम बढ़ी है, बट एक मिडिल क्लास आदमी भी सोच के 15-20 करोड़ वाली गाड़ी खरीद सकता है। मुझे कोई गाड़ी का शौक नहीं है, मेरे पास आज भी गाड़ी नहीं है, बट ये एज ए चैलेंज है। और लाइफ में जब तक चैलेंज नहीं होना तो मज़ा नहीं आता है। चैलेंज से आपको आपकी कैपेबिलिटी पता चलती है कि आप कितना कर सकते हो, नहीं तो वो है। बट एज फार एज आपने बताया पैसे एंजॉय करने की, वो तो मेरी एक्टिव इनकम से भी इतना आ जाएगा कि मैं शायद वो खर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे एक्टिव इनकम भी यहाँ से 10x बढ़ेगी, इतना कॉन्फिडेंस है। भले ही लोग कहते हैं AI है, वो आ रहे हैं, बट जब तक आप में खुद में वो जुनून है, आप खुद अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हो, आप आज भी पैशनेटली कर रहे हो,
तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। और आपको अगर लंबा गेम खेलना तो आपको ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। नवल रविकांत जो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, वो हमेशा कहते हैं इफ़ यू आर ऑथेंटिक देयर इज़ नो कंपटीशन। तो हमने जब काम किया तो सच्चाई से काम किया। जो आपने बताया कि मिस सेलिंग या लोग झूठ बोल रहे हैं, हम हमारे सारे क्लाइंट्स को हमारे पोर्टफोलियोज दिखाते हैं। जब वो हमारे ऑफिस आते हैं उनको लाइव पोर्टफोलियो ऑनलाइन जो चाहिए हम उनको सामने दिखा देते हैं। और हमारा एक ही चीज़ है कि हमने आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखा दिया, इसमें गुड बैड अगली सब आप देख रहे हो। इसमें मैंने कभी ये नहीं बताया कि हमारा पोर्टफोलियो हमेशा ये किया। हमारे पोर्टफोलियो में 10 साल बाद भी नेगेटिव रिटर्न था। कोविड के टाइम पे 6 करोड़ 6 लाख रुपए की मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू कॉस्ट प्राइस थी। आज तक मैंने इतने पैसे डाले थे और कोविड में उसकी वैल्यू 5 करोड़ 85 लाख, मतलब 1 करोड़ नीचे ही, 25 लाख नीचे। 6 करोड़ 6 लाख की कॉस्ट प्राइस थी, ओके, और 5 करोड़ 85 लाख की करंट वैल्यू थी। तो 25 लाख नुकसान पे चल रहा था। कोविड से पहले कितना अप था वो? 2 करोड़ अप था। 2 करोड़ अप था, 8 करोड़ नहीं, 2018 में 4 करोड़ मैंने डाले थे, 6 करोड़ वैल्यू बन गई थी 2018 में। अगले 2 साल में मैंने 2 करोड़ और डाल दी थी, क्योंकि आप ये सोचो हर आने वाले टाइम पे मेरी SIP बढ़ रही है तो मेरा और कैपिटल जा रहा है। तो 2019-20 में मैंने लगभग 2 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए थे। और कोविड में अचानक 40% मार्केट टूट गया, तो जो लास्ट के 2 करोड़ गए हैं उस पर तो बहुत भारी नुकसान हुआ है, और जो पहले के भी गए हैं उस पर भी सारा रिटर्न खत्म हो गया। तो 6.06 का मेरा 585 आ गया, मतलब -1% 10 साल बाद पोर्टफोलियो का रिटर्न दिख रहा है। मैंने आज तक किसी लाइफ में मेरे कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा कि इतना घटने के बाद वो रुका रहा है, वो निकाल लिया है। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको क्या उस वक्त कैसी फीलिंग थी? देखो, एक अच्छी बात क्या है कि चूंकि हमारी कमाई चालू थी तो हमें पैसे निकालने की नौबत नहीं थी। मैंने पहले 1-2 मार्केट साइकिल्स देखे हैं, तो मुझे मालूम था कि, और उस वक्त मेरा एक ही दिमाग में चल रहा था, हालांकि कोविड बहुत नई चीज़ थी, मेरे एक ही दिमाग में चल रही थी, ये तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऐसे लोग कह भी रहे थे। लग नहीं रहा था कि लॉकडाउन ओपन भी होगा कभी। वो भी हमने कभी अपने लाइफ में लॉकडाउन नहीं देखा, सुना भी नहीं है बहुत लोगों ने। और हमने आज देख रहे हैं महीना 2 महीना अगर ये बंद रहे और इतनी सारी डेथ्स देख रहे हैं, बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे हैं, तो हमने 2 ही लॉजिक थे, ये तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर दुनिया खत्म हो गई तो ये 6 करोड़ भी बहुत है अभी तक हमारे लिए, इसको आप खर्चा कहाँ करोगे? लॉकडाउन हो चुका, आप कोई पैसे भले नुकसान में हो, लेकिन 6 करोड़ आज भी है ना 585, तो बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हो आप। तो उतने भी काफ़ी है अगर जो थोड़े बहुत चाहिए। बट अगर ख़त्म ही हो गए तो ये पैसों का भी क्या मतलब है? बट अगर हम बच गए, और जो पैसे आज मैं डाल रहा हूँ, मैंने उस वक्त 86 लाख रुपए मार्च महीने में स्मॉल कैप फंड्स में डाले थे, क्योंकि इतने सस्ते भाव पे मिल रहे थे, 50% डिस्काउंट पे मिल रहे थे, तो मैंने ले लिए। मैंने बोला अगर बच गए तो ये पैसों पे सबसे हाईएस्ट रिटर्न सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में आएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 18 महीने बाद जो पोर्टफोलियो वैल्यू मेरा 5 करोड़ 85 लाख का था, वो 18 महीने बाद 19 करोड़ का पोर्टफोलियो वैल्यू बन गया। और मेरा जो रिटर्न -1% था, वो रिटर्न वापस 19% रिटर्न सालाना फॉर द लास्ट 11 साल का आ गया। तो ये तो साइकिल्स हैं। और दुनिया, एक चीज़ आप मान के चलो, दुनिया ख़त्म एक ही बार होगी। बहुत बार जब ऐसे क्रैश आते हैं ना, तो लोग बोलते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी जैसे इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, कल को इसमें अमेरिका भी आ गया तो मार्केट 25% क्रैश हो जाता है, तो लोग को लगता है अब दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा मानता हूँ दुनिया लाइफ में एक ही बार खत्म होगी, क्योंकि जब जिस दिन खत्म होगी उसके बाद आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे World War II भी हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, लेकिन ह्यूमन वापस बाउंस बैक करते हैं। तो अगर हम उस वक्त जब मार्केट ऐसे गिरते हैं और 25-30% का क्रैश होता है, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर समबडी टू गो ऑल इन। That is the best time to somebody to increase your, to actually go lump sum. SIP तो जो जा रही है वो जाने दो, बट lump sum भी आप भर का बढ़ाओ। तो मेरा एकदम सिंपल रूल है सतीश, कि आज की डेट में जो मैंने आपको फिगर बताया 80% मेरा इक्विटी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मैं, और उसमें भी मेरा मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप फंड्स में है या सेक्टर फंड्स में है, चाइना फंड में कर रहा हूँ। आज की डेट में मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू में 7% चाइना फंड है, क्योंकि चाइना बहुत सस्ता है। बट मुझे पता नहीं है कि वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कितना टाइम लगेगा, 5 साल लग सकते हैं, 8 साल लग सकते हैं, बट मेरे पास पेशेंस है। सुनने में आया था कि चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में इन्वेस्ट करना सही है वहाँ पे? देखो, चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है, चाइना की इकोनॉमी की हालत ख़राब है। चाइना बहुत प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अभी टैरिफ के चक्कर में कोई दुनिया, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो नुकसान है। नुकसान होने से प्राइस घटती है, बट इतनी लेवल तक प्राइस घट गई कि उसकी अगर सही भाव 100 रुपये भी ना, तो लोग आज 20 रुपये भी देने को तैयार नहीं है। तो ये भी सही नहीं है, आप एक्सट्रीम में जा रहे हो। ठीक है, खराब है हालत, जो चीज़ 200 की थी आप 100 रुपये मिल रही है, वो समझ में आता है। बट 100 तो राइट वैल्यू है, 100 का आप 20 रुपये भाव दे रहे हो, तो कभी ना कभी तो वापस वो ठीक होएगा। अच्छा, चाइना कोई ऐसी
बांग्लादेश इकोनॉमी तो है नहीं, आज मैं बांग्लादेश में पैसा नहीं लगाऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत छोटा देश है, कोलैप्स हो सकता है। पाकिस्तान कोलैप्स ही है। अभी कुछ दिन पहले तो बुरी हालत हुई थी, वहाँ की राष्ट्रपति उठ के भाग गई थी। तो सोचो आज वो राइट्स हो रहे हैं, बट चाइना वैसी नहीं है। चाइना इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आने वाले 25-30 सालों में वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी, और जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं कोई कंपटीशन नहीं है। इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी $2,500 है, चाइना की पर कैपिटा जीडीपी $15,000 है, हमसे 6 गुना ज़्यादा, राइट। तो हम कभी कैचअप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने चाइना में डाला कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम लग रही है, हो सकता है 3, 4, 5 साल चले, बट ये टेम्परेरी या परमानेंट नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू प्ले अ गेम वेयर माई डाउन साइड इज टेम्परेरी बट अपसाइड इज परमानेंट। आज मुझे बहुत सस्ते भाव पे मिल रहा है और मैं इसको SIP कर रहा हूँ, लेते जा रहा हूँ जितना गिरे, और अगर बहुत ज़्यादा गिरा तो मैं लमसम पे भी आ जाऊँगा। जो SIP कर रहा हूँ वो तो करूँगा ही, बहुत ज़्यादा मेरे रेट में गिर गया तो मैं लमसम और डालूंगा। तो चाइना वाले फंड पे अभी क्या रिटर्न चल रहा है? अभी चाइना वाले फंड पे 19% का रिटर्न है, बट चाइना ऐसा है ना कि 3 साल 5% रिटर्न दिखाएगा और अचानक 1 महीने में वो 20% बढ़ जाएगा तो आपका रिटर्न आ जाता है। तो और अभी 19 है तो ये वापस 9 भी आ जाएगा। आप नैस्डैक में भी करते हो? नहीं। ओके, क्या रीजन? बहुत ओवर वैल्यूड लगता है मुझे आज के रेट में। मैं अपना दिमाग एकदम खुला रखता हूँ। जो भी लिस्टेड है इक्विटीज हैं वर्ल्ड वाइड, मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे खाली इंडिया में करना है। मेरा एक ही लॉजिक होना चाहिए, बाय लो सेल हाई। अगर नीचे है वो मार्केट, और मैं डायरेक्ट स्टॉक्स कभी लेता नहीं हूँ, मैं हमेशा मार्केट्स ये सेक्टर्स उसमें डालता हूँ, विच इज़ अ बास्केट। देखो बास्केट कभी जीरो नहीं हो सकता आपका, ये चीज़ आप हमेशा याद रखो। 50 डाइवर्सिफाइड है, वो डाइवर्सिफाइड है। 50 कंपनीज का बास्केट कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो मैंने चाइना में डाला है, 50 कंपनीज का बास्केट में डाला है जो म्यूचुअल फंड है। तो चाइना कभी अगर चाइना पूरा खत्म हो गया तो जीरो होएगा, वो नहीं हो सकता है। और आई थिंक बाहर के फंड में हम म्यूचुअल फंड के थ्रू ही डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड आज इंडिया में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो चाइना में करते हैं, जापान में करते हैं, US में, UK में, हर देश के फंड्स हैं। अभी फिलहाल खाली क्या प्रॉब्लम चल रही है कि अभी जो म्यूचुअल फंड्स की लिमिट है बाहर इन्वेस्ट करने की, वो RBI का फ्रीज हो चुका है फिलहाल। तो फिलहाल हम नहीं कर सकते, बट जब भी ये लिमिट खुलेगी तो आप कर सकते हो। और कुछ बहुत सारे फंड्स है, जैसे चाइना में आज भी आप पैसा डाल सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, वहाँ लिमिट खुली हुई है। US में फिलहाल वो लिमिट बंद है, तो इसलिए आप US में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं कर सकते हो। दूसरे तरीके होते हैं, बट म्यूचुअल फंड में फिलहाल बंद है। कुछ रेमिटेंस के थ्रू, LRS बोलते हैं जिसको, उसके थ्रू आप $2.5 लाख पर साल डाल सकते हो। हाँ, मतलब लिमिटेड है, कुछ करोड़ में ही आप कर सकते हैं। हाँ, तो मैं आज US में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि देखो, जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हो ना, एक चीज आप समझ लो, और ये किसी बच्चे को समझाओगे ना, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। वही इन्वेस्टमेंट करो जहाँ रिस्क कम है, रिवॉर्ड के चांसेस ज्यादा है। कोविड के टाइम पे लोगों को उल्टा लग रहा था कि अरे रिस्क बहुत है, रिवॉर्ड कम है, बट मुझे उल्टा लग रहा था कि 40% सस्ता है तो रिस्क तो कम हो गया ना, और यहाँ से बढ़ेगा तो रिवॉर्ड के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं हमेशा ये गेम खेलना चाहता हूँ जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये है, ये नहीं होना चाहिए। और जिस दिन आपने ये, वॉरेन बफेट के 2 रूल होते हैं पैसे बनाने के। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, तो मतलब रूल क्या, पैसे खोने नहीं है। पैसे आप कब खोते हो, जब मार्केट बहुत हाई पे होता है। चाहे प्रॉपर्टी, अभी हम देख रहे हैं गुड़गांव वगैरह में रियल एस्टेट 100 करोड़ में, 100 करोड़ में। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक जो बोलते हैं ना यूफोरिया हुआ है, और जिस दिन ये फटेगा, और 2010-12 में फटा भी था US में नहीं, इंडिया में, नोएडा, गुड़गांव में आप देखो 2009-10 में प्रॉपर्टी प्राइसेस एकदम पीक थे, फिर 10 साल जीरो रिटर्न्स आया था। नोएडा में वो बोलते हैं ना, अपार्टमेंट्स खाली थे, कोई रहने को नहीं था। मुंबई में भी यही हाल था, और बहुत सारे और शहरों में भी था। आज हम वापस वो चीज़ रियल एस्टेट में कुछ सारे पॉकेट्स में देख रहे हैं, चाहे गुड़गांव, चाहे मुंबई के भी कुछ देख लें, तो वो साइकिल हर जगह आती है। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, हर चीज़ में साइकिल आती है। समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, साइकिल के बॉटम में जब एकदम पेसिमिज्म होता है, जब एकदम निराशा होती है, तब वो बहुत एग्रेसिवली जाता है, और जब एकदम यूफोरिया हो जाता है तब वो पैसे निकालता है। तो मैं भी यही साइकिल कहता हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि मुझे लाइफ लॉन्ग इंडियन इक्विटीज़ में करना है। जिस दिन मुझे लगेगा इंडियन इक्विटीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, म्यूचुअल फंड्स, और कोई दूसरा देश या गोल्ड ETF मान लीजिए सस्ता लग रहा है, तो मैं बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग करके, रीबैलेंसिंग करके मैं गोल्ड में आ जाऊँगा। अभी जैसे गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी उल्टा है। अभी मुझे गोल्ड पे कॉन्फिडेंस नहीं है फिलहाल, मुझे प्रॉपर्टी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इक्विटी भी महंगा है, सस्ता नहीं है, इसलिए मैं SIP कर रहा हूँ खाली। ओके, राइट। जिस दिन मुझे लगेगा कि इक्विटीज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, मैं SIP नहीं रोकूंगा,
क्योंकि एटलीस्ट मैं वहाँ वो डिसिप्लिन तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जो मैंने प्रॉफिट बुक जो मैंने कमाए हैं वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके किसी और जगह डालना चाहूँगा जहाँ पे वैल्यू है। बट ये सब भी ना, ये लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत दिमाग का और वो है, दिमाग तो बिल्कुल चाहिए, तजुर्बा भी चाहिए, लेकिन ये हर रोज़ का काम नहीं है। इट्स नॉट लाइक ट्रेडिंग। मैं साल 2 साल में एक डिसीजन लेता हूँ, चाहे बाई का हो चाहे सेल का हो, पूरे साल मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ, वो मेरी SIP ऑटोमेटिक जाती है। बट लाइफ में अगर आप जितने कम डिसीजंस लोगे ना उतने ज़्यादा राइट होने के चांसेस है। जितने ज़्यादा डिसीजंस लोगे उतने ज़्यादा गलतियाँ करोगे आप। तो जब आप बहुत कम डिसीजंस लेते हो ना तो आप बहुत सोच समझ कर लेते हो, राइट। तो उसमें आपने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, आपने सारे फैक्टर्स देखे हैं, तब 99% चांस आप राइट हो जाओगे। 15 साल से मैं ये कर रहा हूँ, इसीलिए वो देखिए एक चीज़ लोग समझते हैं 18% रिटर्न बनाना ईजी, 18% बहुत मुश्किल है। म्यूचुअल फंड्स में इंडिया में अगर आप इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन 12%, लोग 12 से 15 मान के चलते हैं। 15 भी बहुत ज़्यादा है, 15 भी मैं हाई साइड में बोलता हूँ। देखिए इंडियन GDP ग्रोथ वो अगर 12% है इंडिया में, 10-12% टोटल, तो आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी उतना ही आएगा। लॉन्ग टर्म में वो उससे बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता है। पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड्स ने, ये शेयर मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो होना चाहिए था 12, उन्होंने दे दिया 18। तो अब आगे मान के चलो कि आने वाले टाइम पे उसको 12 से नीचे देना पड़ेगा, तब जाके 12 का एवरेज आएगा। ये लोग समझते नहीं है, और इसीलिए जब 2 साल रिटर्न नहीं आता ना तो लोग पैसे निकाल लेते हैं। लोग हमेशा, मैंने देखा अक्सर गलत टाइम पे इन्वेस्ट करने आते हैं और गलत टाइम पे निकाल लेते हैं। वो अगर फंड ने 15% रिटर्न दिया है, जो बेस्ट फंड होता है वो उसमें जाते हैं, जिसने ऑलरेडी पिछले 4-5 साल में अच्छा रिटर्न दे दिया। आपने तो बनाया नहीं है, लेकिन आप वो देख के गए हो कि ये सोच के कि ये रिपीट होएगा, ये रिपीट, वो भी साइकिल है। अच्छा परफॉर्मेंस लीड्स टू रॉन्ग परफॉर्मेंस, गलत परफॉर्मेंस एक खराब परफॉर्मेंस आता है। बट अक्सर पैसा टॉप परफॉर्मेंस पे आता है। जब एकदम फंड ने 5 साल में सबसे बेस्ट रिटर्न दे दिया है तो भर के पैसा आता है, और जब अगले 3-4 साल पैसा नहीं बनता है तो लोग वापस निकालना चालू कर देते हैं, और जब सब लोग निकाल लेते हैं तब वो वापस परफॉर्मेंस चालू होता है। ये दुनिया में हजारों बार ऐसा तो सर क्या वे है अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने का? बहुत सिंपल है। सबसे पहला चीज़, साइकिल, म्यूचुअल फंड की साइकिल समझो कि जो सेक्टर है, जैसे आज स्मॉल कैप बहुत ऊपर है, तो आज ये स्मॉल कैप में एग्रेसिव जाने का टाइम नहीं है। जो सेक्टर पिछले 3-4-5 सालों में नहीं चला है, राइट, जिसमें रिटर्न सबसे कम आए हैं, उसमें डालो पैसा। हो सकता है आपने आज डाला और 1 साल और नहीं चलेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने 2020 में ऑटो सेक्टर में पैसा डाला। जब दुनिया, लोग बोले थे वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा, रोड पे कुछ नहीं होगा, तो मैंने बोला ठीक है, सब ठीक है, बट इतना खराब उसका सेक्टर का आउटलुक है और इतने सस्ते प्राइस मिल रहे हैं, मैं लेना चालू करता हूँ। पिछले 4 साल का रिटर्न -20 था, ऐसा था, तो मैंने लिया और अगले 4 साल में रिटर्न +30% आ गया। सेम चीज़ PSU की ये कहानी थी। तो हर सेक्टर प्लस और माइनस से आता है। आपको पता है 2008 में 1 DLF, the one company called DLF was equal to the entire pharma sector in the country। पूरा फार्मा सेक्टर का जितना प्रॉफिट है, जितनी कंपनी की वैल्यू है, एक DLF की वैल्यू थी, क्योंकि रियल एस्टेट बूम पे था, फार्मा सेक्टर एकदम खराब पे था। 2015 में वन सन फार्मा वाज इक्वल टू द एंटायर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। उसमें DLF, गोदरेज सब आ गए और एक सन फार्मा। देखो, एक समय इसका टाइम था, एक समय इसका टाइम है, दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं। उस वक्त अगर मैं होऊंगा तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर खरीदूंगा उस वक्त 2015 में, और 2008 में मैं फार्मा खरीदूंगा, क्योंकि 1 DLF वाज इक्वल टू एंटायर, एक DLF में आप पूरा फार्मा खरीद पा रहे हो। तो मैं हमेशा कॉन्ट्रेरियन नज़र से देखता हूँ। आपका समझ में आ गया। जैसे मैं ऐसे मानता था कि कोई फंड है, उसमें कौन कौन सी कंपनीज है अच्छा परफॉर्म करेंगी तो जाके हमारा फंड अच्छा बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये सही है, ऐसे एकदम सही है। तो बट आपको और मुझे ये समझने है कि वो कंपनी आगे परफॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो कंपनीज की बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। हम तो फंड मैनेजर पे विश्वास कर रहे हैं। तो आप फंड मैनेजर कैसे चुनते हो? हालांकि चलो, मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं 20 साल से इस लाइन में हूँ, मैं रात दिन फंड मैनेजर से मिलता हूँ। आम आदमी तो नहीं मिल सकते हैं, वो तो खाली उनका पॉडकास्ट देख सकते हैं। हालांकि 99% चीज़ आपको पॉडकास्ट में भी मिल जाती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फंड मैनेजर्स पॉडकास्ट में आते हैं और वो अपनी जर्नी बताते हैं। पहला मेरा उसूल है कि उस फंड मैनेजर के पास जाओ जिन्होंने कम से कम 20 साल मार्केट में दिए, रादर देन समबडी हु इज़ न्यू। क्योंकि जिन्होंने 20 साल दिए ना, उन्होंने लाइफ में जो गलतियाँ करनी थी कर ली, उन्होंने बहुत सारे साइकिल्स देख लिए, तो अब उनको समझ में आता है कि क्या चीज़ काम करती है, क्या नहीं करती है। और ये स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वो उनके पास आता है जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, राइट।
और जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो पैसा खो के एक्सपीरियंस कमाता है। ट्रेडिंग में मैंने पैसे खोए तब जाके एक्सपीरियंस कमाए। आप उस फंड मैनेजर के पास जाओ जिसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने साइकिल्स देखे हैं, जो एक फंड को 10 साल 15 साल 20 साल से मैनेज कर रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। सब चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। तो अगर 10 12 15 साल में उन्होंने अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दिया, और एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए कि उन्होंने लॉन्ग टर्म में मार्केट्स को बीट किया है कि नहीं। मार्केट्स मतलब निफ्टी 50, निफ्टी 500। अगर निफ्टी 50 को ही एक अच्छे फंड मैनेजर ने लॉन्ग टर्म में बीट नहीं किया तो मैं उसको क्यों पैसा दूं? मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी तो डाल सकता हूँ, जो कि बहुत सस्ता है। तो फंड मैनेजर का पहला धर्म है मार्केट को बीट करना, वो उसका फर्स्ट धर्म है। तो अगर निफ्टी 50 ने 12-13% का रिटर्न दिया है, तो अच्छे फंड मैनेजर ने 14-15% का रिटर्न कम से कम दिया होगा आफ्टर ऑल चार्जेस, यानी 1 या 2% एक्स्ट्रा। तो अगर उन्होंने 2% एक्स्ट्रा रिटर्न दिए हैं, देन यू शुड गिव मनी टू दैट फंड मैनेजर, क्योंकि उन्होंने मार्केट से बेहतर रिटर्न दिए है। तो मैं वो फंड मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, और अच्छे फंड मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनका जो सबसे खराब समय चला तब उनको सबसे ज्यादा पैसा देता हूँ। आप अच्छे फंड मैनेजर हो, आपका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 3-4 साल का आपका बहुत खराब है, तो मैं आपको बहुत पैसा दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बहुत लोग आपके फंड से निकाल रहे हैं, ये सही। और मैं आपसे बात करूंगा पहले, क्योंकि मैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर हूं, मैं आपसे बात करूंगा, आपसे समझूंगा कि आपका फंड क्यों खराब चल रहा है। जैसे एक फंड है, इंडिया में अभी कई सारे फंड है क्वालिटी फंड्स, जो अपना पैसा इंडिया की बेस्ट क्वालिटी कंपनीज में डालते हैं, और क्वालिटी सेक्टर पिछले 3-4 साल से बहुत खराब चल रहा है, मतलब कंपेयर टू अदर सेक्टर्स उतना अच्छा नहीं किया। तो मैंने वो फंड मैनेजर से बोला गजेंद्र देख, क्वालिटी ने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा दिया है, बट पिछले 3-4 साल में क्वालिटी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, और ये भी साइकिल है। 2017, 18, 19, 20 में क्वालिटी यहाँ पे थी, बाकी सब यहाँ थे। कोविड के बाद क्वालिटी नीचे आ गई, तो बाकी सब ऊपर आ गए। तो अब 3-4 साल क्वालिटी बहुत खराब की है, तो उसने बोला कि ये बहुत सही समय है, तो मैं अपना बहुत सारा पैसा क्वालिटी में डाल रहा हूँ। ये इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 साल वेट करना है, पता नहीं है अगले साल बढ़ेगा, ये 2 साल बढ़ेगा, अपने पास वेट करना है। तो 3-4 साल में जब वो बढ़ेगा, तो आपको पूरा जो भी अंडर परफॉर्मेंस था वो पूरा आउट परफॉर्मेंस बन जाएगा। लोग उसका उल्टा करते हैं, लोग जो अच्छा चला है उसमें आएंगे और 3 साल के बाद वो निकाल लेंगे। ये सब चीज़ें है बहुत सिंपल, अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ऐसा कुछ लगा ही नहीं रॉकेट साइंस है, बट हम ठीक इसका उल्टा मार्केट में बिहेव करते हैं, क्योंकि 80-90% आपको जो लोग आके बताते हैं, जनरली हमने केस देखा, वो आपको परफॉर्मेंस बेचते हैं कि सर देखिए ये फंड ने पिछले 4 साल में ये दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगले 5 साल में भी वो आएगा। राइट। तो इसीलिए तो हम म्यूचुअल फंड में लिखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस हैज़ नो गारंटी फॉर फ्यूचर रिजल्ट्स। जैसे इनका भी विजय केडिया सर कहते हैं कि पीछे का मिरर देख के आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। आपको देखना है, देखो इन्वेस्ट आप आज के लिए कर रहे हो, आने वाले समय में क्या आएगा वो कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि हालांकि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरे गुरु, एक और गुरु होवार्ड मार्क्स करके, वो बोलता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट एटलीस्ट आपको ये पता चलता है कि आज आप हो कहाँ पे, आप साइकिल में हो कहाँ पे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, रियल एस्टेट साइकिल गुड़गांव में, फ्यूचर हम नहीं बोल सकते क्या होगा, 2 साल 3 साल और अच्छा चल सकती है, बट कम से कम मैं आज सोच सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि आज सब लोग 100-100 करोड़ रुपए के ऐसे खरीद रहे हैं जैसे गाजर मूली खरीद रहे हैं, यानी कि आज सस्ता नहीं है, मतलब यूफोरिया है। हो सकता है 1-2 साल और चलेगा, बट जिस दिन गिरेगा बहुत बुरा गिरेगा, वो पता नहीं है कब है। तो मेरे जैसा कॉशियस इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं जाएगा आज। हालांकि मैं तो अपना पैसा रियल एस्टेट में डालता नहीं हूँ, तो मैंने क्या सोचा है कि रियल एस्टेट के लिए उसका प्रॉक्सी क्या है, रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है जिसमें सारी बेस्ट कंपनीज है, तो वो रियल एस्टेट अच्छा करेगी तो वो इंडेक्स अच्छा करेगा। हाँ। तो मैंने ये सोचा है जब रियल एस्टेट बहुत खराब दौर से गुजरेगा तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी फिर भी नहीं खरीदूंगा कभी, क्योंकि इंडिया में खरीदना और बेचना बहुत मुश्किल है। आप रियल एस्टेट खासकर फिजिकल एसेट, तो मैं वो इंडेक्स फंड, रियलिटी वाला इंडेक्स फंड, जब अगर वो 40% डाउन है, इंडेक्स इंडिया की बेस्ट कंपनीज रियल एस्टेट की 40% डाउन है, मैं भर के पैसा उसमें डालूंगा और 2-3-4 साल वेट करूंगा। जब वापस तेजी आएगी तो वो कंपनीज अपना बढ़ेगी तो पैसा बन जाएगा। ये साइकिल मैंने 15 साल की है, इसके कारण आपका रिटर्न जो मेरा 18%, देखिए मैं वही बता रहा था ना कि आपका रिटर्न 12% ही आता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में, SIP में जनरली 12% आता है। स्मॉल कैप में करोगे या मिड कैप में करोगे या सेक्टर फंड में करोगे तो और 2% ज़्यादा आ जाएगा, 14 या 15 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें और ज़्यादा वॉलेटिल होता है। तो अब 18 कैसे बनाओगे अगर आप किसी को बनाना है? तो जब मार्केट 20% 30% डाउन टर्न रहता है, उस वक्त आप लमसम डाल सकते हो, तो वहाँ से 2% 3% एक्स्ट्रा रिटर्न बनने के, क्योंकि आप 20% 25% सस्ता खरीद रहे हो, बिल्कुल, तो जब बढ़ेगा तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। या फिर आप वो सेक्टर्स खरीद रहे हो जो पिछले 3 साल में चले नहीं और आप एकदम सस्ते भाव पे उठा रहे हो, तो इस हिसाब से आप सेक्टर रोटेशन करते हो। हर रोज़ नहीं करना है, साल में 1 या 2 बार ऐसे मौके आते हैं, या 2 साल में 1 बार मौका आता है। जब ऐसे मौके आए तब यू शुड गो ऑल इन।
लेकिन सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है हाँ जी। कि जो फंड आज नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है उस फंड में जो कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं और आगे भी ना करें, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया, पहले मैं फंड मैनेजर आइडेंटिफाई करता हूँ। अगर Okay. फंड मैनेजर का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, देखो विराट कोहली का भी अंडर परफॉर्मेंस होता है, रोहित शर्मा का भी खराब समय आता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पिछले अगर एक साल में उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई तो इसका मतलब आप पूरी हिस्ट्री तो उसकी वाइप आउट नहीं कर सकते हो। आपको तो मालूम है कि वो अच्छा खेलेंगे, समय खराब चला है, तो फंड मैनेजर का समय खराब चला है। फिर हम जाके पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों नहीं आपका पोर्टफोलियो काम कर रहा है, तो वो हमें एक्चुअल में लॉजिक बताते हैं कि गजेंद्र देखो ये सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, बट मार्केट उनको अभी प्राइस दे ही नहीं रही है। Okay. अभी ये सेंटीमेंट है ही नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव है ही नहीं। अभी लास्ट 1-1.5 साल में सब लोग डिफेंस की तरफ भाग रहे थे। मार्केट एक पेंडुलम की तरह चलता है, पेंडुलम बीच में कभी नहीं रहता है, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा या एक्सट्रीम राइट में रहेगा। तो ये तो लोग बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, ये बहुत कम भाव देते हैं। तो वो फंड मैनेजर बोला मैंने कंपनी सब अच्छी ली है, रिटर्न्स उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट आज भाव नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, वो मार्केट का नियम है अभी, तो मैं उन सबको लेके रखा हूँ। तो अगर मुझे वो फंड मैनेजर पे कॉन्फिडेंस है, पोर्टफोलियो क्लीन है, पोर्टफोलियो का जो मैट्रिक्स है बहुत अच्छे हैं, तो मैं आज ले लूंगा और वेट करूंगा 3-4 साल 5 साल, तो वो टाइम तो आएगा ना वापस। क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं एक फंड को ग्रो करने के लिए? देखो सबसे पहला चीज़ है फंड मैनेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। प्लस उससे भी पहले कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। बहुत लोग ये पॉडकास्ट देख के सोचेंगे अरे गजेंद्र सर ने बनाया, आपने बनाया, तो मैं भी 18 बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है। आपने बताया था ना कि सचिन का बैट देने से सचिन नहीं बन जाओगे। ये आपका ही था, मैंने पॉडकास्ट में सुना। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे सचिन इतने सेंचुरी बनाया, शायद उसके बैट में करामात होगी। बैट ले लो, आप ट्राई कर लो, नहीं बना पाओगे। वो डिसिप्लिन, वो काम, भाई उनको 20 साल लगे सचिन बनने में, 25 साल लगे, तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। मैंने 20 साल लगाए हैं एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए। इतनी किताबें, इतने सारे चीज़ पढ़े हैं, गलतियाँ की है, तब जाके वो एक अच्छा इन्वेस्टर। और अभी भी मुझे लगता है वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं, मैं अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूँ। मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी भी मेरे बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स रहते हैं। आई थिंक वॉरेन बफे का भी कुछ जो CAGR है 22% के आसपास है 60 सालों तक, 19.9 है फॉर 60 ईयर्स। 19. तो उनके जैसा गेम तो कोई 60 ईयर्स तक खेल ही नहीं सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने 13 साल से शुरू कर दिया। उन्होंने 13 साल से शुरू कर दिया था। और 20% अमेरिका मार्केट में इतना बनाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इंडिया का मार्केट में आज मैं 18 बना पा रहा हूँ। जब इंडिया भी एक दिन US जैसी बन जाएगी डेवलप, तो 20% रिटर्न नहीं आने हैं, रिटर्न 12-13 होने हैं। तो वॉरेन बफेट का जो मेन वेल्थ बना है वो टाइम की वजह से बना है। वो जीनियस तो ही है, उनसे भी बहुत बड़े जीनियस थे एक जो अभी जिन्होंने कम समय में बनाया। वो 45% रिटर्न फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स 30 ईयर्स बनाया उन्होंने, एंड मच बेटर देन वॉरेन बफेट। बट वॉरेन बफेट 60 ईयर्स तक बनाया है। इनका वेल्थ ज्यादा है वॉरेन बफेट का बहुत ज्यादा, क्योंकि समय की वजह से। जो जिम साइमंस थे वो वॉरेन बफेट से भी ज्यादा दिमाग वाले थे, वो मैथमेटिशियन थे और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट है। उनका एक समय पे फंड परफॉर्मेंस 66% था, सोचिए, बट वो 20 साल के लिए था। फिर भी उनको बीट नहीं कर पाए। वेल्थ में कभी नहीं बीट कर पाओगे, क्योंकि वेल्थ में जो चक्रवर्ती ब्याज में सबसे बड़ा फैक्टर वो रिटर्न नहीं होता, वो टाइम होता है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो ये 45 करोड़ है, ये 14 साल लग गए, 15 साल लग गए 55 बनने में। अभी मैं आपको बोलूँ कि 5 साल में ये 150 हो जाएगा, जो मैंने बताया था। तो ये टाइम की वजह से हो रहा है। उसके अगले 10 साल में ये 1000 करोड़ तक जाएगा, अगर आप नहीं निकालते हो और आपका रिटर्न ये रहता है। मतलब अगले 15 साल में 1000 करोड़ टच कर आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको गणित का गेम मानता हूँ। अब ये गणित का खेल हो गया, अब ये इन्वेस्टिंग नहीं रहा। अगर 15% रिटर्न आ गए, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो ये 1000 भी। अब लोग ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे कि आपने पिछले 15 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 55 करोड़ बने। करेक्ट। तो अगले 15 साल में 110 करोड़ बनेंगे। लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बट दिमाग में भी ऐसे ही चलता है, सबकॉन्शियस में भी। क्योंकि क्या होता है कि हमारा दिमाग जो बनाया गया भगवान ने, वो लीनियर बनाया है कि अगले 15 साल में अगर 55 हुए हैं तो 55 हो गए, चलो और अच्छा है तो 100 हो जाएंगे। 55 का 500 नहीं सोच पाते हैं। एग्जैक्टली आप वो पॉडकास्ट वाला लॉजिक लगाते कि मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हैं, 3 साल में अगर 300 हुए हैं तो अगले 3 साल में 300 की जगह 600 हो गए। 2 मिलियन नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है सर, कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है? ये तो हमारे फंड का ग्रोथ है ना। ग्रोथ ही तो कंपाउंडिंग है कि वो तो हम कैलकुलेट करते हैं कि इतने % से ये ग्रो किया है। तो 18% से CAGR ग्रोथ, यानी आपने 100 रुपया डाला है एक साल में। मैं वो समझ गया। यूजुअली जैसे क्या होता है, जो FD होता है, करेक्ट, तो हमें बैंक बोलता है कि हम आपको 7%
आपको एनुअली रिटर्न देंगे। बिल्कुल तो हमारे अमाउंट पे 7% का रिटर्न दे रहा है। बिल्कुल जब हम फंड में लगाते हैं तो एनएवी मान लीजिए 20 रुपए का एनएवी हमने परचेस किया, अब वो एनएवी का भाव बढ़ रहा है, करेक्ट तो हमारा फंड ग्रो कर रहा है। करेक्ट। तो इस पे कंपाउंडिंग कैसे लग रहा है? सिंपल है, इसमें अनलाइक बैंक एफडी में कभी नहीं ये बोल सकता कि 7% आएंगे ही आएंगे। आज आपने 100 रुपए की एनएवी पे खरीदा, सपोज अगले साल एनएवी हो गई 20, एक साल बाद तो आपका 20% कंपाउंडिंग आया। बट दूसरे साल जरूरी नहीं है कि वो 120 के ऊपर ही जाएगा। 120 का 110 भी हो सकता है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जो हमारा ग्रोथ होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडिंग में। एग्जैक्टली आप स्टार्टिंग फिगर और एंड फिगर और टाइम निकाल के आप दिखाते हो कि क्या कंपाउंडिंग आया है। राइट। बट उसकी गारंटी नहीं कि ये जो आया है सेम अगले आएगा। एफडी में तो गारंटीड है, 5 साल में अगर 7 है तो आगे 5 साल में भी 7 के आसपास ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, ये कम ज्यादा नहीं होगा। और जो हमारे फंड में कोई भी म्यूचुअल फंड का ऐप हम यूज करते हैं तो उसमें भी टोटल रिटर्न दिखाता है, फ्लैट एब्सोल्यूट रिटर्न, फिर एक XIR करके आता है। वो ही मेन रिटर्न है, एब्सोल्यूट रिटर्न पे कभी नहीं जाएं। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में 100 रुपए डाला है, 5 साल बाद 200 हो गया, तो एब्सोल्यूट रिटर्न क्या हुआ? 100%। लोगों लगे अरे मैंने क्या बनाया है, बट 5 साल में आपने 100 बनाया है ना, डबल किया है, तो 15% कंपाउंड रिटर्न है। वो रियल रिटर्न है आपका। दुनिया में आप कोई भी चीज का कंपैरिजन करें रिटर्न्स में, XIRR या CAGR जो एक ही चीज होती है उसके थ्रू ही करें। मैं बहुत बार, मुझे कई लोग डायरेक्ट स्टॉक वाले में मिलते हैं, अरे आप क्या म्यूचुअल फंड में 12-15%, मेरा तो 20-20 बनाए हैं, तो मतलब मुझे आपका CAGR दिखा दो, ये XIRR दिखा दो। वो दिखा ही नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे CAGR होता ही नहीं है। खासकर स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स में खाली एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाते हैं। आपने 100 डाले थे, लोग लालच में एग्जैक्टली, ताकि लोगों को अपना रिजल्ट पता ही नहीं चले कि क्या है। लोग को लगता है कि मैंने 100 डाले थे, 200 बन गए, तो मैंने तो 100% कमा लिया। म्यूचुअल फंड में थोड़ी 100% बनते हैं, तो अगर उसमें आपने 10 साल दे के कमाए तो आपका रिटर्न 8-9% के ऊपर नहीं है। ऑल्सो सर, अगर फंड हम चेक करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाता है और कितना बढ़ के हुआ है वो दिखाता है। रिटर्न के लिए आपको एक नीचे क्लिक करना पड़ता है, तब वो ओपन होके आता है, और उसमें भी पहले एब्सोल्यूट ही दिखाता है। हाँ, एब्सोल्यूट कभी आपको राइट मैट्रिक नहीं देती है, CAGR ही आपको बता दे, और वो भी CAGR पूरे पोर्टफोलियो का। मैं कभी भी ये नहीं मानता कि आपका एक फंड का CAGR क्या है, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का CAGR क्या है। जब मैं आज आपको 18% बता दूं, ओवरऑल पोर्टफोलियो का CAGR है। मेरे कई सारे फंड्स हैं जो 25% दे रहे हैं, कई सारे हैं जो 12 दे रहे हैं। पैसा तो पैसा ही है ना, बिल्कुल। मुझे तो पूरे पैसों पे देखना है। और मैंने एक चीज देखा, 15 साल के पीरियड में एक आदमी भी शायद ऐसा नहीं दिखा कि इतने बड़े पैसों पे 18% का रिटर्न, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, वो करके बनाया है। ट्रेडिंग में तो मुझे लगता है जो 2 साल लगातार ट्रेडिंग किया वो जीरो ही हो गया, माइनस में हो गया 100%। विजय केडिया जी का आप जो बता रहे थे वो इंटरव्यू है, बोलता है ट्रेडिंग इतना रिस्की गेम है, अगर आप 10 साल तक ये वेट करने को तैयार हो कि 10 साल तक मेरे कोई रिटर्न नहीं बनेगी, मेरा बहुत नुकसान हो सकता है, तो ही आप घुसना, उसमें भी 1% चांस है कि आप जीतोगे। तो बहुत बार जब मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग से मैं हर साल ये इतने कमा रहा हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर इतना ज्यादा रिटर्न आप कमा रहे हो ट्रेडिंग से, तो यू एक्चुअली कैन बिकम द रिचेस्ट मैन और वुमेन इन द वर्ल्ड। वॉरेन बफे को भी बीट कर सकते हो। मैं अपना पैसा ना 15 से 18% में बहुत खुश हूँ। मुझे आज कोई आके बोलेगा ना कि 25% रिटर्न गारंटेड मैं दे रहा हूँ, गारंटेड, तो भी मैं हाथ जोड़ दूंगा। सर, कई सारे ऐसे फर्म हैं जो दावा करते हैं कि मैं आपके 2 साल में पैसे डबल कर दूंगा, 3 साल में डबल कर दूंगा, क्रिप्टो वाले बहुत सारे हैं, और लोग उसमें डाल भी देते हैं ये रिटर्न सुन के। मेरा एक ही, अगर मुझे 30% का फॉर्मूला मालूम है, ये 40% का फॉर्मूला डबल करने का 2 साल में, मैं दुनिया के साथ क्यों शेयर करूंगा? मैं क्यों पॉडकास्ट पे आके किसी को बताऊंगा? मैं बहामास में बैठ के आराम से समुद्र के किनारे खुद ही कर लूंगा, हर दूसरे महीने पैसे डबल कर लूंगा। बैंक से लोन 8% पे ले लूंगा, 40 में कमा रहा हूँ तो बैंक से 8% पे लोन लेके मैं और लेवरेज करके भी तो कमा सकता हूँ। बट कोई भी ये सब श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता है। 1 साल 2 साल चलता है, 1 साल 2 साल शायद आपने बनाए भी होंगे क्रिप्टो में, जिन्होंने 1 साल पहले डाला 100% बनाया, बट क्या हर साल बनेंगे ऐसे? मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, पिछले 5 साल में मेरा म्यूचुअल फंड का CAGR 22-23-24% रहा है, इनफैक्ट 25 था, बट मुझे मालूम है आने वाले 5 साल में वो 12 से भी नीचे होएगा, क्योंकि तभी तो एवरेज बिल्कुल 12-13 हम बोलते हैं। तो अगर बहुत ऊपर गया तो बहुत नीचे आना पड़ेगा, और मैं प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए। तो सर, आपको जैसे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो लोग देख रहे हैं या जो लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडेक्स फंड में करो आप, तो इंडेक्स फंड क्या सेफ है बाकी के फंड से? तो मैं आपको सबसे पहले मेरे कुछ लाइफ के लेसन्स बताता हूँ। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो थी, मैंने लेट से शुरुआत की। मैं 24 में कर सकता था, मैंने 30 में शुरू की। अब मैंने अपने बच्चों की SIP 12, 11,
13 साल की उम्र से चालू कर दी। बहुत सारे हमारे तो घर उनका में, भी अपने स्टार्ट कर अरे जो जन्मते बच्चे होते हैं ना हमारे घर में, हाँ, हाँ। जॉइंट फैमिली है, तो डे 1 में हम उनके नाम की एसआईपी चालू बच्चों करते हैं। का बिना पेन का हो जाता है? बिल्कुल, हर कोई पेरेंट अपने बैंक अकाउंट से बच्चों के नाम पे एसआईपी चालू कर सकता है। तो आपके बच्चों का नाम आएगा रिप्रेजेंटेड बाय फादर। एक ही शर्त है उसमें, चिल्ड्रंस फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड भी चिल्ड्रंस के नाम के फंड होते हैं, हर म्यूचुअल फंड के फंड होते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा हर पेरेंट को, चाहे 500, 1000, 2000 रुपए के आप बच्चों के नाम पे एसआईपी करो। उनका बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, बट उनके नाम पे आप कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी और आधार कार्ड लगता है, वो तो सबके पास है। आप उसमें एसआईपी चालू करो और आप अपने अकाउंट से दो। वो पैसा वापस आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, वो बच्चे के अकाउंट में आएगा। और उसमें 5 साल का लॉक इन भी रहता है, या जब तक वो 18 का नहीं हो जाए। तो एक अच्छी बात क्या, 5 साल का लॉक इन के चक्कर में आप कभी निकालोगे नहीं। और दूसरा सतीश क्या होता है, जब हम बच्चों के नाम पे करते हैं ना, तो उस पैसे को हम टच नहीं करते हैं, वो एक इमोशनल कनेक्ट रहता है, हम कभी निकालने का नहीं सोचेंगे। तो उस चूंकि आप निकालने का नहीं सोचोगे तो 5 साल में बढ़ने ही बढ़ने हैं। बिल्कुल राइट, अभी 2 साल मार्केट खराब चल सकता है, लेकिन बाद में तो बढ़ना ही है। तो हर परिवार को अगर बच्चों की पढ़ाई शादी का गोल है तो 1000, 2000, 5, 10,000 से तो शुरू कर ही देना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, बच्चों को शादी में गिफ्ट मिलते हैं, 500, 100 रुपए कुछ मिलते हैं, तो वो जो सेविंग होती है वो बच्चों को एंकरेज करो कि उसको टॉप अप करे, उसमें अपने फंड में डाल दे, अपने फंड। और वो जो बच्चों के नाम की आप एसआईपी करो ना, बच्चों को दिखाओ कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। एक तो उसको इंटरेस्ट आएगा 10-12 साल की, उसको रिजल्ट दिखेगा तो वो पैसों की वैल्यू समझेगा। वो फिर ये नहीं सोचेगा कि मैं जब भी चाहूँ तो मांग सकता हूँ। मतलब इतना इजी नहीं होता पैसा बनाना। और उस टाइम से ही वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझता है, उतने टाइम से। उस टाइम पे मैं आज बहुत रिग्रेट करता हूँ, काश ये मुझे 15 साल में नॉलेज आ गई होती। देखो टेक्निकली आज भी मैं रिटायर्ड हूँ, मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ, बट और 10 साल पहले मैं आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता था। लेकिन चूंकि मैं काम ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट कोई कभी लेना नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में 80% लोग जॉब कर रहे हैं, 90%, इनफैक्ट 95%, they are doing jobs which they don't like. सही बात है, सही बात। They are doing only because they have to earn. घर पे मजबूरी है, मुझे काम पे जाने की कोई इच्छा नहीं है, EMI देना है, घर चलाना है, इसलिए। तो यार ऐसी लाइफ क्यों जियो कि यार आप मतलब हर दिन आप सोचते हो मैं क्यों जा रहा हूँ। ठीक है, देखो शुरू के 10 साल 15 साल अगर आपके पास पैसे नहीं है, राइट, हर कोई लकी नहीं होता कि जिसको अपना पैशन मिल जाता है। आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया, आपने 2016 में मैंने जॉब किया ही नहीं, मैंने सिलाई से में आ गया। बहुत बड़ा रिस्क लिया, हजारों लाखों में एक आदमी ऐसा करता है। सही बात। तो उसी का रिजल्ट मिलता है। बट अगर आप आज जो जॉब में जा रहे हो जहां आपको इच्छा नहीं करती है, एक तो कोशिश करो कि आप वहां से कब निकल सकते हो। पैरेलली आप जो आपको लाइफ में करना है उसके कोर्स ये अपने आप को बनाओ और फिर आप उस लाइन में चले जाओ। चाहे जॉब में जाओ, शायद आपको कम पैसे मिलेंगे बट एटलीस्ट आप काम अच्छा करोगे वहाँ पे, और मन का करोगे। और एक दिन आपने जो 3-4 साल में पैसे नहीं कमाए हैं ना, वो सब चक्रवर्ती ब्याज से आपको आ जाएंगे। चाहे वो भले जॉब में भी आप करोगे ना तो आ जाएंगे, बट फाइनल एम आपका होना चाहिए खुद का करने का, क्योंकि उसमें आप अपने बॉस होते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। ट्रू। तो उसमें सबसे ज़्यादा है। और फिर वो पैसों को SIP पे आप लगाओ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब आप 25-30 साल के हो तो आप लाइफ एंजॉय भी करो। आज अगर आपको खासकर घूमने जाना है, खासकर आपको बाइक का शौक है, खासकर आपको अच्छी गाड़ी खरीदनी है। बहुत लोग एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, ये सब चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और सारा का सारा पैसा घर में लगा देते हैं। क्योंकि लाइफ का हमारा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो घर पे होता है। और एक बार अगर हमने घर खरीद लिया 22, 23, 25 साल में, चाहे EMI पे, चाहे लोन लेके, फिर हमको लाइफ लॉन्ग वो किस्त चुकानी पड़ती है और बाकी जगह हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो लोग कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अरे मैं 2 साल हॉलीडे नहीं जाऊँगा, छुट्टी नहीं लूँगा, या इधर ही आसपास चले जाता हूँ। लाइफ तो आपकी बढ़ रही है, उम्र तो बढ़ रही है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि, और मैंने ये अपनी लाइफ में की है, मैं अगर अपना सारा पैसा घर में लगा देता ना तो आज ये स्टोरी नहीं बनती, क्योंकि सारा पैसा रियल एस्टेट में खत्म हो जाता, फिर मुझे वापस जीरो से शुरू करना पड़ता। तो मैं हमेशा कहता हूँ पहले 15 साल लाइफ के, जब आप 25 के हो तो 25 से 40 तक आप घर मत खरीदो। और उसके बहुत सारे कारण हैं। मेरा एक ही लॉजिक था कि एक घर में लाइफ नहीं बितानी है। अगर भगवान ने आपको 2 पैसे दिए हैं, अपने आप को अपग्रेड करो। हाँ, हर 5 साल में खुद का घर ले लेते हो तो अपग्रेड करना इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि आपका सर्कल, कम्युनिटी, रिलेटिव सब रिश्तेदार बन जाते हैं, फिर अपग्रेड नहीं कर सकते हो। दूसरा मेरा एक लॉजिक है, मैं हमेशा मानता हूँ घर और ऑफिस एकदम पास होना चाहिए। और आप जॉब कर रहे हो ना, तो एक घर तो आपने कहीं खरीद लिया, ऑफिस तो चेंज हो सकती है, आप कहाँ ले लेके घूमोगे। तो 15 साल लाइफ में आप बहुत जॉब चेंज करोगे,
क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी। अभी आप मुंबई में हो, कल आप दिल्ली जा सकते हो, गुड़गांव, बैंगलोर, इंडिया के बाहर जा सकते हो, तो आप घर कहाँ कहाँ लेके जाओगे? सही बात। हर जगह आप क्या घर खरीद लोगे? फिर मैनेज नहीं कर पाओगे, फिर कंपाउंडिंग आपकी होगी नहीं बाकी में। नहीं होगी। तो ऐसे मालूम है बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस के लोग करते हैं, जो आर्मी ऑफिसर है जिनकी पोस्टिंग हर जगह होती है, उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मैं अभी दार्जिलिंग में आ गया, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, मेरा तो रिटायरमेंट यहीं करना है। 3 साल बाद पोस्टिंग होके कश्मीर या लद्दाख चले गए, अरे लद्दाख बहुत अच्छी जगह है, यहाँ घर ले लेते हैं। तो मैंने कई सारे ऐसे ऑफिसर्स को देखा है जिन्होंने 4-4, 5-5 जगह प्रॉपर्टी खरीद ली है। 2 रीजन से, एक तो उनको फाइनेंशियल लिटरेसी SIP के बारे में मालूम नहीं था, तो उनको वो कोई गाइड करने वाले नहीं था, तो जो सेविंग आ रही थी तो उनको लगा चलो एक प्लॉट ऑफ लैंड ले लेते हैं, यहाँ पे हम रिटायरमेंट लेंगे। पर मैंने एक चीज़ लाइफ में देखी है कि हम आज मैं 45 में नहीं सोच सकता हूँ कि मैं 60 में कहाँ रिटायरमेंट लूँगा। दुनिया इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। अगर मेरे बच्चे बाहर पढ़ने चले गए तो मैं शायद मुझे भी बाहर रिलोकेट होना सकता है। यह हो सकता है 15 साल बाद मुझे मुंबई समझ में नहीं आए, मुझे कहीं और जाना है, तो मैं क्यों आज अपना घर कमिट करूँ कहीं पे? तो इसीलिए मैं रेंटल पे रहता हूँ, मैं डिसाइड कर सकता हूँ मुझे चेंज करना है कि नहीं। तो 25 से 40 तक अगर आप घर नहीं लेते हो और पैसे को सेव करते हो, 40 में आपको मेंटल क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे अब लाइफ में क्या करना है, मुझे किस जॉब में जाना है, किस लाइन में जाना है, किस सिटी में रहना है, राइट, कहाँ मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मतलब पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, तब तक आपकी एसेट बन गए। तब आप चाहे उस वक्त घर लेना तो ले लो, उस वक्त आप समझदारी से लोगे, जल्दीबाजी में नहीं लोगे। तो ये चीज़ लाइफ में मेरे साथ बहुत हेल्प की। और मेरे को लगता है कि अगर जब तक घर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके खराब घर में रहना है। जब मैं बॉम्बे फर्स्ट डे आया था ना, तो हमारे पास कम पैसे थे, हम 3 जन मिलके 6,000 रुपये का रूम रेंट पे रह रहे थे और बहुत घर की हालत ख़राब थी। चौल टाइप का था, एकदम लिटरली चौल टाइप का था। वो रूम देखोगे तो आपको चौल टाइप लगेगा, थोड़ा ही बेटर होगा। बट उस वक्त ये था कि यार घर से पैसे नहीं मंगाने, चाहे जितना ही सही खुद से बचा के करना है। तो आप आसाम से आए थे? आसाम से आया था, पढ़ाई करके आया था। अब घर वालों ने ऑलरेडी MBA पे 3-4 लाख रुपए खर्चा कर दिए थे। हालांकि फैमिली वेल टू डू थी, बट एक सेल्फ एस्टीम होता है ना कि बिल्कुल खुद पे करना, घर से क्यों लें, अब जब भगवान ने हाथ पांव दिए तो खुद करें। तो मैंने घर से एक भी नहीं लिया, बाकी लाइफ पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, खाना पीना अच्छा, हमेशा अच्छा किया। बट उस वक्त इनकम ही इतनी थी कि आप उतना ज़्यादा एक्सपेंस। तो आप जॉब करने के लिए मुंबई आए थे? मैं 7 साल जॉब किया हूँ। ओके, 7 साल जॉब किया हूँ। जॉब में ही मुझे पता चला कि मेरा पैशन इसी लाइन में है, बट मैं जॉब करूँगा तो मैं किसी के अंडर में रह के कर रहा हूँ, मेरी जो इच्छा है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। और जब आप किसी के अंडर में रहते हो तो आपकी इच्छा कुछ और करने की है, लेकिन आपके बॉस ने बोला तो आप नहीं कर सकते, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में खासकर। और उस वक्त ये मिस सेलिंग बहुत हो रही थी, गलत एडवाइस। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी का गलत पैसा कैसे लगा सकता हूँ। आज इसीलिए जो पॉडकास्ट में हम जो करते हैं, हर चीज़ बहुत सोच समझ के बताते हैं कि आप राइट बता रहे हो, आप किसी को गुमराह नहीं कर रहे। इसीलिए मैं इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ आप 12% रिटर्न की उम्मीद करो, 15-18 आए तो लक है, राइट। आप बहुत लोग सोचते हैं अगर इन्होंने 18 कमाए तो मैं भी कमा सकता हूँ, इतना ईजी नहीं होता है। मेरी जो केस स्टडी वो लाखों लोगों में एक केस स्टडी है, और वो मेरे दिमाग की वजह से रिटर्न नहीं आया है, मेरे पेशेंस की वजह से रिटर्न आया है। मैं अगर ज़्यादा दिमाग लगाता कम ही हो जाता, मैं कबाड़ा कर देता उसमें। इस गेम में सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, पेशेंस है, तो लकीली भगवान ने मुझे भर भर के दी है। तो सर लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा कि आप 41 लाख का SIP करते हो, तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप कमाते कितना हो, या फिर कैसे इतना कर पा रहे हो? कन्विक्शन कैसे आता है? बहुत अच्छा है। देखो, उसके लिए भी बहुत लंबी सोच होनी चाहिए। ऐसा गेम खेलो लाइफ में जो विन विन गेम हो, कंपाउंडिंग गेम। अगर आप जीतोगे तो मैं जीतूंगा, राइट। मैं हमेशा मैं इस गेम में बिलीव करता हूँ कि मेरे जो कस्टमर्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, वो गेम में जीतने चाहिए। आपका क्या धर्म होना चाहिए? मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको वैल्यू मिले। अगर उन्होंने 1 घंटा दिया है तो उनको 3 घंटे का वैल्यू मिले, राइट। जब तक आप ये क्वालिटी मेंटेन करते रहोगे ना, तो आपके व्यूअर्स हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। आपको कोई एड्स लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने भी अपना लाइफ में एक ही मॉडल समझा है, पुश वर्सेस पुल। दुनिया पुश की तरफ जाती है ज़्यादा कि पुश करो, मैंने पुल मॉडल बनाया कि ब्रांड क्रिएट करो। वॉरेन बफेट आज एक ब्रांड है, राइट। 50,000 लोग उनको देखने आते हैं। तो ऐसी लाइफ में आप क्या एडवाइस सही दो, और आप पहले खुद फॉलो करो। देखो, किसी को अगर दूसरा, आज मैं 100 करोड़ क्यों बनाने की कर रहा हूँ, मुझे तो 100 करोड़ नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। बट चूंकि मैं इस वेल्थ मैनेजमेंट में हूँ और मैं आपको एक सपना दिखा रहा हूँ कि मैं आपके लिए वेल्थ बना सकता हूँ, तो पहले मैं खुद तो बना लूँ, खुद तो उसी तरीके से बनाऊँ, नॉट आपको काट के। ऐसे बहुत सारे आपने ट्रेडिंग कोर्सेज की बात की कि लोग बता रहे हैं 30, शायद वो कुछ उल्टा पुल्टा दिखा के आपको बता रहे हैं ताकि आप उनके कोर्स साइन अप कर लो। वो अगर मैं बोलता हूँ जो इंसान 30% रिटर्न कमा सकता है,
वो ट्रेडिंग कोर्स बेच के क्यों रिटर्न कमाएगा? फिर आप सोचो एक बात, सही बात। उसको तो ट्रेडिंग कोर्स से क्या इनकम आएगी? 30-40% अगर मैं हर साल ट्रेडिंग से कमा सकता हूँ, मुझे दुनिया में कोई कोर्स बेचने की जरूरत नहीं है, मुझे दुनिया में किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, राइट? मुझे पॉडकास्ट भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैं कमा रहा हूँ ना 40%, और अगर ये सस्टेनेबल है तो मैं बहुत जल्दी बन जाऊंगा। बट अगर मैं कोर्स बेच के कमा रहा हूँ तो यानी कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है। तो मैंने बोला कि मुझे वो गेम खेलना है जहाँ पे पहले बात है मैं खुद बिलीव करता हूँ, इसलिए मेरा सारा का सारा पैसा यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर कल कोई डूबा, कुछ भी हुआ, इंडियन इकोनॉमी क्रैश हो गई, तो मेरा तो सबसे पहले जीरो होएगा। जिन्होंने रियल एस्टेट लिया, बाकी लिया, तो उनका तो फिर भी बच जाएगा क्योंकि गोल्ड है या बाकी डाइवर्सिफाइड है। मेरा तो सारा खत्म होना है। तो एक तो हाईएस्ट कन्विक्शन है। और मैं क्यों आया? क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड था 25 साल का, 30 साल का। इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अगर उन्होंने बना के दिया है तभी कन्विक्शन आपको आया। और मैं किसी की बातों में नहीं आता हूँ, मैं हमेशा पूछता हूँ मुझे नंबर्स दिखाओ, मुझे डेटा दिखाओ, डेटा जो बोलेगा मैं यकीन कर लूँगा। तो डेटा दिखा रहा है कि एकदम इसमें लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं, तो मैंने अपना खुद का डाला, आज मेरा खुद का डेटा दिख रहा है। तो मैंने बोला जब ये मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं लोगों को क्यों नहीं सही तरीके से बताऊँ। अच्छा, लोगों के फ़ायदे में मेरा फ़ायदा हो सकता है अगर साथ में, तो वो काम क्यों ना करे। तो मुझे किसी ने ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं बेसिकली लोगों की जो रोटी होती है, रोटी से मैं केक बनाने की कोशिश करता हूँ, या उनको मदद करता हूँ कि रोटी से, एक प्लेन रोटी से केक कैसे आप बना लो, और उस बड़े केक में मुझे एक छोटा सा हिस्सा मिल सकता है तो क्या ख़राब है, राइट? उनके जो पैसे थे जो 7% एफडी में कमा रहे थे, अगर हम कोशिश करके 11-12% हम बना पा रहे हैं, विच इज़ मच हायर, और उसमें से मुझे अगर 1%, 0.8% मिल रहा है तो क्या ख़राब है। वो तो लाइफ में 7% एफडी में खुश थे, और अगर 12% मेरी एडवाइस की वजह से कमा रहे हैं, नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, मतलब 12% नेट रिटर्न उनका, और मेरा 1% है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा है कि अगर मेरे इन्वेस्टर्स का फ़ायदा है तो मेरा फ़ायदा होना चाहिए, और वो भी लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं कि अगले साल, 10 साल बाद मैं तो, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि आप 10 साल बाद आपका 1 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ बन गया है कि नहीं, क्योंकि आप पहले रिच बनोगे, आपके साथ साथ मैं रिच बनूंगा। तो ये बिजनेस मॉडल रहा है, और इस बिजनेस मॉडल में लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो और जब तक दुनिया में इंसान काम करना नहीं छोड़ता, जब तक काम नहीं करेगा पैसे बनाते रहेगा। पैसे बनाएगा, अगर चीज़ अच्छी है तो आप खुद डालते रहोगे। सही बात। तो मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लोग को अपना पोर्टफोलियो में रिजल्ट दिखता है तो लोग सामने से आके बोलते हैं कि अच्छा मेरी और एक SIP चालू कर दो, बच्चे के नाम पे कर दो, मेरे एक दोस्त को भी गाइडेंस चाहिए। तो वो क्लाइंट्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं। इनिशियल क्लाइंट्स कैसे आपने लाए थे? एजुकेशन से, सेमिनार से। बट उस वक्त ये पॉडकास्ट नहीं होते थे, तो मैं फिजिकल, मैंने आपको बताया ना, आसाम में मैंने 500 लोगों के लिए सेमिनार किया। तो 500 लोगों से जब सेमिनार किया ना, 4 घंटे का सेमिनार चला था संडे को, उससे पहले कभी आज तक नहीं हुआ। हाँ, और लोग हिल गए थे। लोग ने बोला कि ऐसी क्या चीज़ होती है, और स्वाभाविक सी बात है, जब फर्स्ट टाइम ऐसा चीज़ सुना तो विश्वास भी नहीं होगा। और लोगों ने बहुत बार पहले अलग अलग जगह पे हाथ जलाए हुए हैं, तो लोग को लगता है ये मार्केटिंग है, ये भी कुछ गड़बड़ है, ये अपने फायदे के लिए बता रहा है। तो उसमें से लोग 5% ही लोग आते हैं। मुझे याद है उस दिन मेरे जोरहाट में एक इन्वेस्टर, 15 अगस्त को सेमिनार था, 17 अगस्त को उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, बोला गजेंद्र मैं 1 लाख रुपए की SIP चालू करता हूँ, 1,05,000 रुपए की SIP। बहुत बड़ी रकम थी 2011 में, 1,05,000। मेरी खुद की SIP उस वक्त 2011 में मेरी खुद की SIP शायद 40-50 हज़ार की थी। उन्होंने मुझे 1,05,000 की दी। मुझे लगा इतना बड़ा विश्वास करके करें, और उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह से सब जगह से पैसे निकाले। आज वो इन्वेस्टर मेरे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। 14-15 साल जर्नी को हो गया, उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू 15 करोड़ के आसपास हो गई है। ओके। उन्होंने जितनी भी FDयाँ थी, धीरे धीरे जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज थे, जहाँ तहाँ भी पैसे थे, सब निकाल के धीरे धीरे डालने लग गए, और उनके पोर्टफोलियो में आज भी 14-15% का रिटर्न दिख रहा है। बहुत खुश है। और अब तो उन्होंने पूरा ब्लाइंड फेथ है कि मैंने सारा का सारा पैसा हर जगह से निकाल के तुम्हारे पे दे दिए। इतना ज़्यादा, उससे हमारी टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा फेथ हम पे। तो अब वो जा के गाँव में हर जन को बोलते हैं कि इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। तो आज वो जो खुशी मिलती है कि आपने एक सही राह दिखाई, उन्होंने बात भी मानी, और 15 साल में उनको रिजल्ट भी दिखा, तो आपने लगता है कि किसी अच्छा काम किया। तो अगर उन्होंने 15% रिटर्न बनाया, और उस प्रोसेस में मैंने 1% रिटर्न बनाया, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा काम करते हैं कि जिसमें हम लॉन्ग टर्म में, मैं आपसे आंख में आंख मिला के बात कर सकूं, और आपको खुशी हो जब मेरा नाम आए कि इनके कारण मेरे बनी है। तो हम कभी भी, हम क्लाइंट से रेफरल्स नहीं मांगते। हमारे क्लाइंट्स खुद
अपने दोस्तों को बोलते हैं कि आप इनसे करो। और आप अलग से कोई मार्केटिंग नहीं करते? जीरो। हमने आज तक कभी मार्केटिंग पे कोई खर्चा नहीं किया। हमने हमेशा हमारी क्वालिटी पे खर्चा किया। हमारी क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, काम अच्छा करना है। तो अभी इस क्लाइंट्स को दिखाने के लिए अभी आपके पास रिजल्ट्स हैं। करेक्ट। तो स्टार्टिंग के टाइम पे आप क्या रिजल्ट्स दिखाते थे? मेरा पोर्टफोलियो दिखाता था कि मैंने 10,000 की एसआईपी की है। कितना रिजल्ट्स? कुछ भी रिजल्ट्स, कोई पहला 3 साल तो बहुत खराब रिजल्ट था। तो लोग कैसे, कन्विक्शन कैसे आता था उनको? मैं ये बोलता कि रिजल्ट आएगा, आज नहीं है, बट मैं तो खुद कर रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कन्विक्शन दिखाऊं। और मैंने बोला देखो 3 साल मेरा भी रिजल्ट बहुत खराब था। पहले 3 साल में मैंने 50 लाख डाले थे और उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए कम थी, यानी 47.5 लाख थी। उस वक्त भी मैं लोगों को ले जाके दिखाता कि देखो शायद आप कर रहे होते ना, और बहुत लोगों ने उस वक्त बंद भी कर दिया था। जिन्होंने 2010-11 में चालू किया ना, 1 साल बाद बंद भी कर दिया। मैं उनको एक ही बात बोलता था, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं अपना एसआईपी बंद नहीं कर रहा हूँ। और मैं उनको मैसेज लिख के बोलता था कि मैं आपको कभी निकालने से रोकूंगा नहीं, क्योंकि पैसा आपका है। बिल्कुल। मैं आपको खाली गाइड कर सकता हूँ और मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप ये बहुत बड़ी गलती करो। और मैं ये मैसेज लिख के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बोली हुई बात भूल जाओगे, लिखी हुई बात आपको याद रहेगी। और जब 2 साल बाद आपको पता चले कि ये गलती हुई है, तो मैं दिखा सकता हूँ कि देखो मैंने आपको ये मैसेज भेजा था। तो वही लोग वापस 3-3 साल बाद आए कि भाई हमसे गलती हो गई, अब हम आपके एडवाइस में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें इस चीज़ पे भरोसा है। तो अब वो वापस जो निकले थे आए और बहुत बड़ी रकम से चालू की, और अब उन्होंने चूंकि वो एक सीख ली है, अब उनको पूरा कॉन्फिडेंस आया है। और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने ये भी बताया कि जब हम जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उसका उतना ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, बट बहुत सारे लोग कहते हैं अभी तो हम 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 20,000 में क्या ही हम इन्वेस्ट करें, तो हम ज़्यादा कमाएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। देखो खासकर आप ये जगह देखो, समुद्र में रॉक्स के ऊपर जो पत्थर होते हैं ना, उस पर पानी एक एक बूंदी गिरता है तो छेद हो जाता है, छेद हो जाता है ना। पानी की क्या औकात है कि उसमें छेद कर दे, लेकिन 20 साल 30 साल करते करते वहां भी छेद कर दिया। तो यही 500 रुपए की एसआईपी है। मुझे याद है 95 में एक फंड है, इंडिया का बहुत पुराना फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए, बट चूंकि वो फंड ने 30 साल कंप्लीट किया, और ऐसे बहुत सारे फंड है जो अभी 30 साल कंप्लीट कर गए हैं। उसमें अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपए की एसआईपी करता है, सिर्फ 1,000 रुपए की, 30 साल में आपने कुल मिला के कितने पैसे डाल दिए? 3,60,000 रुपए। 1,000 रुपए महीने के, साल के 12,000, 12,000 इंटू 30 साल, 3,60,000। आज उसकी वैल्यू लगभग 2.1 करोड़ की हो गई है। 3 लाख। कितना CAGR रहा? उसका CAGR 20-21% के आसपास रहा है, विच इज क्रेजी। ये रिपीट होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और उसमें जो फंड मैनेजर थे वो करीबन 30 साल में 25 साल तो उन्होंने ही मैनेज किया। अब वो इंडस्ट्री से निकल गए हैं, बट एक सिंगल फंड मैनेजर इतना लंबा करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो 1,000 रुपए तो उस वक्त 95 में भी कोई कर सकते थे, आपके पेरेंट्स कर सकते थे, बिल्कुल, बट अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा, अवेयरनेस आज है लेकिन पेशेंस नहीं है। लोग 30 साल बैठना, पेशेंस नहीं है, और फिर लोग इग्नोर भी कर दे रहे हैं। लोग इसको बस सुन के कान से सुना निकाल रहे हैं, एक्शन लेने वाले लोग कम है। तो वैसे ही ना बहुत लोग आपको ये बहाने वाले मिल गए कि मेरी 20,000 है। मैं बोलूँ भाई 20,000 है तो तुम 1,000 तो कर ही सकते हो। और जैसे जो मैंने आज 5,000, जो मैंने 10 साल पहले 15 साल पहले 5,000 की, आज वो 60,000 बन गए मेरे। और आने वाले 15 साल बाद में वो एक वैल्यू 6-6 लाख रुपए की किस्त हो जाएगी। तो आप 1,000 डालोगे तो आपके भी तो कितने बढ़ेंगे। बट अगर सबको, लेकिन वो ये ना कि सबको जल्दी पैसा चाहिए, फटाफट चाहिए, और कोई ना कोई बहाना चाहिए कि मैं जिस दिन ज़्यादा पैसे होंगे ना उस दिन करूँगा। जिस दिन, इसके एक्सट्रीम भी लोग करते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, जब मैं 45 का हो जाऊंगा ना, अभी मैं पूरी मेहनत कर लेता हूँ, जब 45 में मैं करोड़पति मिलियनर बन जाऊंगा ना, तब मैं एंजॉय करूंगा। तो वो डायलॉग देती है कैटरीना कैफ की, क्या पता तुम 42 पे जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे। अभी इसमें कमेंट्स में भी कुछ लोग लिखते हैं ऐसा। हाँ, तो मैं इसीलिए चीज़ तो मैं बैलेंस मानता हूँ। मैंने दुनिया में लाइफ में मैंने बहुत ट्रैवल किया, मैंने कंट्रीज घूमी है। ऐसा नहीं कि मैंने मेरी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मेहनत भी मैंने बहुत की है। मैं पिछले 1 साल से संडे को भी आ रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि पैशन है, काम है, क्लाइंट सामने से आ रहे हैं तो क्यों नहीं आप जाओ। मेहनत भी पूरी की है, एंजॉय भी पूरा किया है, और सेव भी पूरा किया है। मतलब तीनों में एक बैलेंस बना के रखा है। तो हमारे इन्वेस्टर्स को भी यही बोलते हैं कि ऐसा नहीं आज आप 20,000 कमा रहे हो तो 10,000 SIP कर दो, 10,000 में ही खर्चा नहीं करो। आप 15,000 खर्चे करो, 5,000 यानी 20%, 25% आप अगर बचा सकते हो, वो आपके लिए काम आएंगे। और अगर आपको 5 लाख की घड़ी खरीदनी है, 10 लाख की घड़ी खरीदनी है, तो मुझे आप डे 1 में गोल लिख के दो कि गजेंद्र ये मेरे ड्रीम चॉइस है, मुझे ये खरीदनी है। हम टाइमलाइन बनाएंगे कि 3 साल में खरीदनी है, 5 साल में, और उसके हिसाब से आपको कितने से SIP करनी है। फिर आप करो, अगर आप करते हो और 5 साल टिकते हो, मैं आपको वो घड़ी खरीदवा के रहूँगा।
क्योंकि वो आपका गोल था। मुझे इसमें खुशी नहीं मिलती है कि मैंने आपके पोर्टफोलियो में 15, 18, 20% रिटर्न लाए हैं, वो तो वैसे भी मार्केट देता है। आपकी ड्रीम पूरा करवाने में ज़्यादा आपके ड्रीम पूरा करने में, क्योंकि लाइफ में पेपर पे खाली वेल्थ बना के, CGR बना के नहीं मिलना है। इसमें भी कोई वेल्थ नहीं बना है कि मैंने 18 बनाया और आपने 15 बनाए %, राइट। वो आउट परफॉर्मेंस का भी कोई मतलब नहीं है। फाइनली वो मतलब है कि वो पैसा आपके यूज़ आया है कि नहीं आया। और आज मैं आपको एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, मुझे 15 साल हो गए लाइफ में, अब ये मुकाम पे हम ऐसे आ गए ना कि मुझे पैसों के लिए कभी सोचना ही नहीं पड़ता है। चाहे तो 10 लाख की भी घड़ी खरीद सकता हूँ, बट वो अलग बात है कि मेरी इच्छा ही नहीं है। इनफैक्ट एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करेंगे, जब बहुत पैसा आप बनाने लग जाते हो ना, तो आपकी इच्छाएं, मतलब आपको फिर सिंपल चीज़ों में बहुत मजा आता है। आपको 5 स्टार होटल खाने में मज़ा नहीं आया, आपको स्ट्रीट फूड खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, या ढाबे पे मज़ा, ढाबे पे एक्चुअल में ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत बड़ा, क्योंकि राइट टेस्ट और राइट एनवायरनमेंट वहीं मिलता है। तो बैलेंस बना के चलो। कुछ चीज़ें जो नॉन नेगोशिएबल है, अगर आपको ट्रैवल का शौक है तो आप हर साल ट्रैवल के गोल्स बनाओ, बट लेकिन आपको ना ऐसे आपके सारे शौक नहीं हो सकते हैं कि मुझे घड़ी भी खरीदनी है, मुझे एप्पल का फ़ोन भी खरीदना है, मुझे ट्रैवल भी करना है। भाई पैसे तो लिमिटेड ही है ना, तो आप एक ही 2 चीज़ वो करो जो आपके लिए सबसे प्रिय है। या ये सब करना है तो फिर एक्टिव इनकम अपना, या फिर एक्टिव इनकम बढ़ाओ। 2-3 वेरिएबल ही चेंज होते हैं। या इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाने के लिए फिर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, और आपको टाइम भी तो देना पड़ेगा। इनकम कब बढ़ती है? जब आप 6 घंटा 8 घंटा काम करने से इनकम नहीं बढ़ती है, आपको फिर 15 घंटा काम करने पड़ते हैं। मैंने जब हमारी कंपनी चालू की थी, शुरू के 4-5 साल हमने हॉलीडे नहीं लिया था। 2 कारण थे, एक तो बच्चे भी छोटे थे, मेरी कंपनी भी छोटी थी, राइट, उतनी ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं थी, SIP में भी जा रहा था पैसा, तो हमने 5 साल हॉलीडे नहीं लिए। उसमें कोई रिग्रेट नहीं है, उस वक्त नहीं लिए तो आज मैं उसकी मेकअप कर पा रहा हूँ। सो अगर हार्ली डेविडसन आपको चलानी है तो बिल्कुल मैं खुद चाहता हूँ कि आप चलाएं, और बट उसके लिए प्लानिंग करके चलाएं। और मैं इस चीज़ में नहीं मानता हूँ कि आप हार्ली डेविडसन खरीदने दूसरों को दिखाने के लिए, वो गोल कोई काम का नहीं। अगर आपको खुद का शौक है, आपको बहुत इच्छा है, तो आप खरीदें। बट आजकल मैं उल्टा देख रहा हूँ, खासकर सतीश, की लोग, चाहे वो घर हो चाहे वो गाड़ी हो, खाली दूसरों को दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी डेंजरस स्ट्रैटेजी। उसमें आप एक तो दुश्मन ही बना रहे हो लोगों को, और उस चीज़ को आप एंजॉय भी नहीं करोगे। थोड़े दिन बाद आप उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी और पैसे भी आपके चले जाएंगे। तो वॉरेन बफेट हमेशा बोलते हैं, डोंट बाय द थिंग्स दैट यू डोंट नीड, बिकॉज वन डे यू विल हैव टू सेल द थिंग्स दैट यू डू नीड। आपको वही बेचने पड़ेंगे। तो जो आपको मन में अच्छा लगता है, आपको खुद की शांति के लिए, तो वो काम करो। उसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, और बैलेंस बना के चलो, कुछ आज के लिए, कुछ कल के लिए। अभी आपके पास कितने क्लाइंट्स होंगे टोटल? 10,000 से ज़्यादा। 10,000 से ज़्यादा। ये भी कंपाउंडिंग है। देखिए, 15 साल की मेहनत, 50 लोगों की टीम की मेहनत, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा ये अकेले की है। हम लोग 4 भाई हैं, इतनी बड़ी फैमिली है। वी आर वेरी लकी, वी आर पार्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली, और सब एक से बढ़कर एक है, स्किल सेट है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है। तो इसकी वजह से आज सब हो पाया। इट्स अ टीम वर्क, अमेजिंग टीम। हमारे पास कुछ लोग हैं जो 10-10, 12-12 साल से हैं, वो छोड़ के नहीं गए, क्योंकि उनको ये अपनी फॉर्म है। सब यंग लोग हैं। तो हम एक ही बात बोलते हैं, अच्छी मेहनत करो, अच्छा काम करो, स्ट्रेस वाला काम नहीं करना है। और आपने कोई मार्केटिंग नहीं करी? जीरो मार्केटिंग, जीरो टारगेट्स। वी हैव जीरो टारगेट्स इन अ फर्म। हम कभी आज तक क्लाइंट्स के पास जाके किसी क्लाइंट को ये बोला नहीं कि आप हमें पैसे दो। हम हमेशा ये बोलते हैं, जिस दिन आप रेडी हो, आप बता देना आपको कितने डालने हैं। मैं कभी नहीं बोलूँगा आप मुझे 10,000 दोगे तो भी ठीक है, 10 लाख दोगे तो भी ठीक है, 10 करोड़ दोगे तो भी ठीक है। मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आपने कम दिया है, ज़्यादा दिया है, क्योंकि पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है। और आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो बता दीजिए, तो उसके हिसाब से मैं आपको रिस्क बता दूंगा क्या है। अगर आप 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो बोलूँगा रिस्क नॉमिनल है। 18% रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो बोलूँगा बॉस ये है, सीट बेल्ट लगा के इन्वेस्टिंग करना है आप, राइट, क्योंकि होना ही है। तो वो मैं आपको डे 1 में बता दूंगा, और आपको टाइम देना पड़ेगा। 5 साल के पहले आप रिजल्ट का एक्सपेक्ट करो तो आप गलत जगह आ रहे हो। आपको यहाँ आना ही नहीं है। और हम कोई भी तरह का प्रॉमिस नहीं करते हैं। एंड वी ऑलवेज बिलीव वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। अगर मैंने 12 प्रॉमिस करके 15 आपको आ गए 5 साल बाद, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि आप बोलोगे गजेंद्र ने तो 12 ही बोले थे। तो क्लाइंट्स को आप यूजुअली क्या बोलते हो? 12%? 12%। एंड वी जेन्युइनली बिलीव 12% इज अ वेरी गुड रिटर्न। तो आपको क्या लगता है कि क्लाइंट तो ये बोल सकता है ना कि मेरे को 12% तो दूसरे, लाइक मैं खुद के फंड से मैं ले सकता हूँ खुद से? मतलब आप ट्राई कर लो आप। मैं तो आपके पास आया भी नहीं था, आप ही मेरे पास आए थे। और अगर आपको लगता है आप खुद कर सकते हो तो कर लो सर। और जो सर आपका पोर्टफोलियो है अराउंड 55 CR का है, तो इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा? 26 के आसपास है आज। 26, ऑलमोस्ट डबल है। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, देखो हर साल मैं बहुत कैपिटल डाल रहा हूँ।
पिछले 5 साल में कम से कम, मैंने आपको क्या बताया, कोविड के टाइम पे मैंने 6 ही डाले थे, आपको याद होगा। तो सोचो पिछले 5 साल में मैंने 20 और डाले हैं। वो आए कहाँ से? मेहनत से आए हैं, एक्टिव इनकम से आपके। बिजनेस चक्रवर्ती ब्याज से पहले से काम करना चालू कर दिया। आप पोर्टफोलियो में चक्रवर्ती ब्याज अब काम करेगा, राइट? जो मैंने 2010, 11, 12 में SIP चालू की थी, उसका पोर्टफोलियो SIP चक्रवर्ती ब्याज काम कर रहा है। बट जो अभी बड़ा पैसा आपने डाला है, उसका रिजल्ट और 15-20 साल बाद आएगा। तो कुछ पेड़ मैंने पहले 20 साल पहले लगाए थे, 15 साल पहले लगाए थे, कुछ पेड़ आज भी लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जंगल बनाना है। और फल आप तोड़ नहीं रहे हो? फल की देखो, भगवान ने वैसे ही बहुत दिया, तो अब वो नहीं है। अब वो फल के लिए काम भी नहीं करना एक्चुअल में। अब ये पैसा तुम देखो, आप भी जो काम कर रहे हो ना, मैं भी कर रहा हूँ, पैसे बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बट बियॉन्ड मनी व्हाट, हाउ कैन यू इम्पैक्ट सो मेनी पीपल्स लाइफ्स? उसमें जो एक किक आती है ना, वो उसका नशा अलग ही होता है। रोज़ हमारे पास जब देखते हैं, हर दिन 5-10 मैसेज पूरी दुनिया से आते हैं। कोई सिंगापुर में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई छोटे से गांव राजस्थान में, कोई 9 साल की लड़की का मैसेज आता है कि सर मैंने ये पॉडकास्ट देखा, और इस पॉडकास्ट में हमने कोई रॉकेट साइंस बात नहीं की है, सब बेसिक बातें की है, जो ऑलमोस्ट सबको पता होंगे, जो पता भी है, कर नहीं रहे हैं। 5 साल के बच्चे को लेके 95 ईयर ओल्ड हमारी दादी माँ भी सुनेंगी तो उनको लगेगा कि ऐसे कोई हमने बात नहीं की है। तो वो कनेक्ट हो पाते हैं, और उनको कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई दिखती है। वो चाहे अपने आप से शुरू करे, चाहे किसी और एडवाइज़र की मदद से शुरू करे, चाहे वो हमारे पास कहीं भी आए, मैं उनको बस बोलता हूँ आप करो, 5 साल आप समय दो, करो, आपको रिजल्ट अपना आप दिख जाएंगे। आप किसी भी फंड में डालो, इंडेक्स फंड में डालो, किसी भी ABCXYZ में डालो, 5 साल आप बने रह गए तो आपका रिजल्ट खराब नहीं होएगा। आपका क्या रीजन रहा कि आपने दूसरे एसेट क्लास में पैसे नहीं डाले? देखो, ये चीज़ 99% सत्य है कि इक्विटीज में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। जैसे वॉरेन बफेट भी तो कहते हैं ना कि आप अलग अलग एसेट्स में डालो। वॉरेन बफेट का खुद का सारा पैसा इक्विटीज में ही रहा है हमेशा आज तक। वो इसलिए बोलते हैं, बहुत वायरल है ना कि नेवर, हाँ वो इसलिए बोलते हैं कि चूंकि आपको पता नहीं, आप एक्सपर्ट नहीं हो, ओके, तो अगर आपको जब श्योर पता नहीं है तो आप 4 जगह डिवाइड करके रखो, राइट? गोल्ड में, इक्विटी में, FD में, प्रॉपर्टी में। कभी भी 1-2 ऊपर नीचे होगी तो आप बराबर है। लेकिन अगर मुझे पता है, मैंने 20 साल इसी में दिमाग रहे हैं, वॉरेन बफेट ने 90 साल, वॉरेन बफेट खुद तो FD नहीं करते हैं, खुद तो गोल्ड में नहीं डालते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो एक्सपर्ट है, तो इसलिए मैं भी नहीं डालता हूँ। बट मेरा ये मानना नहीं है कि मैं जिंदगी भर ही इक्विटी में डालूंगा, मतलब डालूंगा म्यूचुअल फंड के थ्रू, डायरेक्ट स्टॉक्स में मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग एक्सपर्टीज चाहिए। क्रिप्टो में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे काम करता है। आज की डेट में मैं गोल्ड में डालने को तैयार हूँ, बट फिजिकल गोल्ड में नहीं, गोल्ड ETF में। क्योंकि मैं तब डालूंगा जब भाव सस्ते हो, और जब भाव बढ़ जाए तो मैं वहां से निकालूं। फिजिकल गोल्ड में GST वगैरह लग जाएगा तो ऐसे 3% रिटर्न कम हो गया। वो तो है ही है, रखूंगा काम सर। हाँ, चोरी होने का अलग, चोरी होने का डर है, क्वालिटी ऑफ गोल्ड का पता नहीं है। जब ऑनलाइन मुझे इतना सस्ता मिल रहा है, मैं देखो, मुझे ना रिटर्न्स के साथ साथ पीस ऑफ माइंड भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं दुनिया में कहीं भी बैठा रहूँ ना, तो मैं मेरा पूरा पोर्टफोलियो को कंट्रोल कर सकूँ, मुझे वो पावर चाहिए। बटन दबाया तो पैसे आ गए, बटन दबाया तो पैसे चले गए, राइट? और जो दिख रहा है वही कल अकाउंट में आना चाहिए, जो रियल एस्टेट में नहीं होता है। प्लस कल को कुछ हो जाए, कल को मुझे कुछ हो जाए, तो एक दिन में नॉमिनीज को, एक हफ्ते में जो भी नॉमिनीज हैं जिनके नाम पे हैं, उनको वो पैसा उनके नाम पे चेंज हो जाए। आज प्रॉपर्टी में आप चेंज करवा के देख लो, आप 6-6 महीने लगेंगे, बट निकल जाते हैं। तो मुझे हर काम बहुत सुचारू रूप से करना है। पीस ऑफ माइंड, ट्रांसपेरेंसी, लो कॉस्ट, हाई रिटर्न्स, टैक्स एफिशिएंसी, ये सारा चीज़ मुझे म्यूचुअल फंड में मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं दिमाग है। बट इसका मतलब नहीं है कि मैं लाइफ लॉन्ग इक्विटी में, जहां मुझे जो एसेट क्लास सस्ती दिखेगी, कल अगर इक्विटीज बहुत महंगी दिखी, मैं वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके वो एसेट क्लास में जाऊंगा जो सस्ती है आज की डेट में। बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, ये रिपीट करते रहना साइकिल। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रखना है, रिस्क कम हो, रिवॉर्ड एकदम हाईएस्ट हो। और ये ऐसे मौके आते हैं, पर आपको खाली ऑब्जर्व करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। कम डिसीजंस लोगे तो राइट डिसीजंस लोगे। ज़्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम बैलेंस लाइफ जी पाएंगे, मतलब अपनी लग्जरीज पे भी खर्चा कर पाएंगे, 100% इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। हाँ। तो आप क्या सुझाव देना चाहोगे जो लोग ऐसा सोच रहे हैं बैलेंस लाइफ जीने के लिए? देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लाइफ में बैलेंस लाइफ होता नहीं है। बैलेंस इन द सेंस कि आप ड्रीम्स भी पूरा कर लो और आप इन्वेस्टमेंट भी कर लो। देखो, अगर आपको लाइफ में कुछ क्रेजी काम करना है ना, तो बैलेंस लाइफ को भूलना पड़ेगा। ये चीज़ आप मान लो, ये हमारे लिए
ये क्रेजी काम था। आज 10,000 लोग से हम कर रहे हैं तो वो ऐसे इजी नहीं आया, बहुत मेहनत की है, हज़ारों सेमिनार किए हैं। मैं और मेरे भाई सैटरडे सुबह 8-9 बजे से शुरू करते थे, संडे शाम को 6 बजे तक नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, खड़े खड़े 16 घंटा। हमारे पाँव की हालत ख़राब हो जाती थी। सोचो मंडे टू फ्राइडे तो आप नॉर्मल ऑफिस में जा रहे हो, सैटरडे संडे भी आप सेमिनार्स ले रहे हो, कोर्स ले रहे हो और आप लोगों को बता रहे हो, तो हिम्मत नहीं बचती थी। बट वो जो काम मेहनत की है उसका रिजल्ट्स आए हैं। उसके बाद क्लाइंट्स जुड़े, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बढ़ाए। तो अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है, कुछ आपके पैशन वाला काम करना है, तो आपको बैलेंस लाइफ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया आपको, मैंने 5 साल हॉलीडे नहीं लिए, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उसका, क्योंकि मैंने मेरे ये जो मतलब ये जो कंपनी भी चालू की, ये बच्चा था हमारे लिए, उसको बड़ा किया हमने। और आज जब हम देखते हैं कि 50 लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, 10,000 लोगों का पैसा मैनेज करना है, तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन आता है कि कुछ अच्छा काम किया है। तो लाइफ में कुछ आपको वो करना है तो आपको पैशन रहना पड़ेगा और उसके लिए ट्रेड ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। तब मैं सोचता कि मैं सैटरडे संडे में क्यों काम करूं। मैं आज भी, मुझे कोई नहीं बोलता है कि सैटरडे संडे क्यों आ रहे हो, बट मुझे कुछ सीखना है, पढ़ना है, तो मुझे वीकडे में तो मेरा काम रहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा उनको। बट चूंकि मुझे ट्रेड ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं जब चाहूँ छुट्टी ले सकता हूँ, जब चाहूँ तो मैं बैडमिंटन खेलने जा सकता हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि मुझे इस वक्त यहाँ होना है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो इस हफ्ते बहुत काम है तो काम कर लेते हैं, अगले हफ्ते छुट्टी ले लेंगे। कुछ वर्थ वाइल करना है तो आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में पूरा बैलेंस चाहते हो डे 1 से, जो पॉसिबल है, तो फिर आपके एस्पिरेशन या एम्बिशन आपको बहुत लिमिटेड रखने पड़ेंगे। यू कैन बी ओवर एम्बिशियस। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, उन्होंने कितनी रातें काली की हैं जहाँ उन्होंने काम किया, तब जाके माइक्रोसॉफ्ट बनाया, एप्पल बनाया। मंडे टू फ्राइडे 8 to 5 वर्क करके यू कैन क्रिएट समथिंग मैजिकल आउट ऑफ इट। यू हैव टू बिकम क्रेजी। इलॉन मस्क ले लो आप, राइट? दुनिया में जो भी लोगों ने कुछ बहुत बड़ा काम किया, कुछ बहुत अलग से किया है, दे वर द क्रेजीस्ट पीपल। दे नेवर फॉलोड द सोसाइटी नॉर्म्स एंड स्टेटस को, राइट? बहुत ट्रेड ऑफ करना पड़ता है लाइफ में। देखो, जब तक आप नहीं करोगे ना, तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो आपका समय हो। कितने लोग हेल्थ खोते हैं, मतलब इज नॉट नेसेसरी द राइट थिंग। मतलब आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम पहले लाइफ के 40 साल हम हेल्थ खो के वेल्थ बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर आगे के 20 साल उसी पैसे को हम हेल्थ के लिए करते हैं। सबको पता है, लेकिन सब जन अनफॉर्चुनेटली इसी रेस में है, और इसीलिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सब बीमारियां आपको 40-45 में स्ट्रेस की वजह से लग जाती है। अगेन मैं इसमें लकी रहा कि चूंकि मैंने किसी और के लिए काम नहीं किया, खुद के लिए किया, स्ट्रेस नहीं लिया। मैंने अपनी लाइफ में कभी मेहनत बहुत की है, स्ट्रेस नहीं लिया कभी भी। तो आज बैलेंस्ड है, आज मेरी लाइफ में बहुत बैलेंस है। बट एक ऐसा दौर आता है 5-10 साल जहां बैलेंस नहीं रहता है। अगर आप अपने कोई पेट प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, कोई पेट चीज के लिए काम कर रहे हो, और वही मौका है उस वक्त, तो आपको यू हैव टू गो ऑल इन दैट। बहुत सारे पैसे कमाने हैं या बहुत कुछ अलग काम करना है, और इजी लाइफ जीनी है कि आपको लगता है नहीं। मैं भी चाहता तो लंदन में मैं 3 साल था, इजी लाइफ जी रहा था। मैं चाहता तो लाइफ लॉन्ग लंदन में सेटल होकर इजी लाइफ जी सकता था, इनकम भी अच्छी खासी आती, इजी लाइफ भी होती। पर आज ये स्टोरी नहीं बन पाती, ये 1 इडियट स्टोरी नहीं बन पाती। लाखों लोग इंस्पायर नहीं हो पाते, नहीं हो पाते थे। तो आज मुझे, आई एम ग्लैड आई लेफ्ट दैट 1 करोड़ रुपये का सैलरी इन 2009, केम बैक टू इंडिया। उस वक्त कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा था होएगा 10 साल। सब लोग तो बहुत बोले थे, यार तुमने सबसे मतलब बेवकूफ़ी वाला डिसीजन लिया है, कौन लंदन छोड़ के इंडिया आता है। बट मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था, और वो एक रिस्क लिया, फैमिली ने सपोर्ट किया, सब लोग मिलके किए। तो आज जब हम 50 लोग की टीम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। नॉट जस्ट फ्रॉम इनकम तो आप उससे बहुत ज़्यादा कमा ही रहे हो। लंदन में आप कभी सैलरी में इतना इनकम नहीं बना पाते थे, आपकी लाइफ ईजी रहती, बट इनकम या फिर स्टोरी या फिर ये जो पैशन, गिव बैक टू सोसाइटी, ये सब कुछ वहाँ नहीं हो पाता था। अब यू आर एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ, और यू आर गोइंग कि नाउ यू वांट टू गिव बैक एज मच एज पॉसिबल, वेदर इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज और इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। तो इसलिए हमने कभी किसी को मना नहीं किया। कोई 5,000 की भी SIP करने आता है, हम कभी मना नहीं करते कि नहीं आप नहीं कर सकते। अगर वो हमारी बात सुनता है, मानता है, तो हम उनको गाइड करते कि आप ऐसे करो। और 5 साल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप हमारे काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप हमारी एडवाइस लेने आ रहे हो तो आप हमारी बात सुनो फिर,
नहीं तो फिर मतलब क्या हुआ, आप बिल्कुल। ही बोलोगे सर ये फंड अच्छा नहीं करे, निकाल दो, ये कर दो, तुम बोला यार आप ही कर लेते तो। बहुत बढ़िया सर। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मोटिवेशन के लिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं या फिर Online? आप मेरे को वीडियो भेज दें। आप मैं आपको स्क्रीनशॉट सबके स्क्रीन share रिकॉर्डिंग कर दूं? भेज दो। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम आपको कर चलेगा देता सर, हूँ। चलेगा। यस, मैं आपको 2 मिनट का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो इस ट्रांसपेरेंसी के लाइक हो जाए। और अभी तक मेरे चैनल पे सबसे बड़ा पोर्टफोलियो रिवील होगा ये, तो थैंक यू सो मच। वो आपको लगता है मुझे अब इस गेम का वो कोई वो है नहीं, मुझे मतलब कोई अब किक नहीं आती है। देखो, एक लेवल पे आती थी जब आप कमाते थे, बट बियॉन्ड ए पॉइंट मनी डजंट एक्साइट यू मच। ये देखिए, ये कोट मैंने अपने आप को रिमाइंड करने के लिए लगा रखा है। सम पीपल आर सो पुअर ऑल दे हैव इज मनी। तो लाइफ में हमारे पास मनी से बढ़कर और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो लर्निंग्स हैं, ये जो इम्पैक्ट है, ये सब बहुत ऊपर है मनी से। एक आखिरी क्वेश्चन, वैसे तो बात करने का बहुत मन है। इंडिया में बहुत सारे लोग कह लें 90% से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास हैं या पुअर क्लास में आते हैं, और उनको कोई बहुत ज़्यादा हाई क्लास लाइफ नहीं जीनी है। एक बढ़िया डिसेंट लाइफ जीनी है जिसमें भाई पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, एक छोटी सी गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, और फ्यूचर के लिए थोड़ी सेविंग हो जाए। तो इस लाइफ के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है। मैं क्लास में बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मैं लाइफ में बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। आई वॉज नेवर ब्रिलियंट इन एनी वन थिंग। मैं हर चीज़ खेलता था, जर्नलिस्ट था, हर स्पोर्ट्स ट्राई करूँगा, हर चीज़ करूँगा, बट मैं किसी में स्पेशलिस्ट नहीं था, और मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल भी नहीं मानता हूँ। बट मैंने एक चीज़ क्या रियलाइज़ किया है कि हर जो गेम होता है, सब लोग, अगर आप 80% एफर्ट लगाओगे तो 80% रिजल्ट आएगा कोई भी चीज़ में। बट अगर आप 100% एफर्ट लगाओगे, 20% और एक्स्ट्रा लगाओगे, तो 100 नहीं आएगा, वो 1000 आएगा। क्योंकि जो आखिरी का इंक्रीमेंटल आप 20% लगा रहे हो ना, वो बाकी दुनिया नहीं लगा रही है। तो अगर आप, एक ही लाइफ हमारे सबके पास है, और हम सबके पास में वो एक कैपेबिलिटी। आज आपको 8 साल पहले पता चला कि आपको पॉडकास्टिंग का शौक है, कैपेबिलिटी, और आपने परसिस्टेंस रखा। यू मे नॉट बी द बेस्ट, मतलब बिल्कुल सही। आपसे भी, हमसे भी 30 मार्क का बहुत होंगे, बहुत लोग हैं, मेरे से भी पोर्टफोलियो में हजारों लोग होंगे, बट आपने वो पैशन रखा और आपने वो मेहनत रखी, लगन रखा, तो आज आप इस लेवल पे पहुंच पाए हो। तो मैं एक ही इंसान को कहता हूं कि आपके अंदर की जो वो चीज़ है, उसको पहचानो, वो पैशन आपका पकड़ लो, और उस पैशन में 80 की जगह 100% आप काम में लगा दो। क्योंकि बाकी दुनिया काम करना चाहती ही नहीं है। 80% people don't want to work very hard. 80% people are just working for salary कि इतना आ जाए, राइट? और उससे वो लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। मैं मुंबई में, आप भी रहे हो, मैं भी रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ कि 2 घंटा लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके आते हैं रोज, वो कभी अपने आप को ये सवाल नहीं करते हैं कि यार आई कांट लिव दिस लाइफ, मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। और वो आपके हाथ में है। आप खुद की सोच बदलोगे तो चीज़ें बदलेंगी। और मुंबई नगरी को तो मैं मानता हूँ कि वो एक सपनों की नगरी। आप सपना लेके आते हो, सही मेहनत, इंटेंशन, इंटेग्रिटी रखते हो, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो आपको करवा के देगी। मैं साक्षात एग्जाम्पल हूँ उसका। मैंने आपको बताया ना, 2000 रुपए के रूम, चौल जैसा रूम में रहता था, और आज ऐसे है। तो ये सिटी देती है, बट आपको 80 से 100 तक का जो सफ़र है वो करना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए कुछ सालों तक कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, राइट? को झोंकना पड़ेगा। अरे IIT में भी एडमिशन लेने के लिए, UPSC में भी एडमिशन लेने के लिए 5 साल आप देखते हो ना, लोग कहाँ रह के करते हैं ना, तब जाके वो UPSC रीस्टार्ट करके बोलते हैं ना, रीस्टार्ट मतलब मूवी में था। कि आप फेल हो गए, वापस रीस्टार्ट, फेल हो गए, रीस्टार्ट। तो 4-5 साल अगर आप नहीं दोगे लाइफ में, ट्रेड ऑफ नहीं करोगे। जो भी लोग IIT के लिए प्रिपेयर करते हो, 4 साल कोई पार्टी में नहीं गए, कोई डिस्को में नहीं गए, फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं गए, गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाई, IIT में जाना था, UPSC में जाना था। लाइफ में ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा। बट अगर आपने शुरुआत, देखो मेरे जो गुरु निक मरे वो एक बात कहते हैं, एट विच एंड ऑफ लाइफ यू वांट टू बी अनकंफर्टेबल सो दैट यू कैन बी कंफर्टेबल एट द अदर एंड। लाइफ के 2 छोर होते हैं, 2 मोड़ होते हैं, 2 एंड होते हैं। एक एंड पे तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। आप डिसाइड करो शुरुआती में होना है अनकंफर्टेबल या एंड में होना है। मेरे हिसाब से शुरुआती में अगर अनकंफर्टेबल होगे तो लाइफ बहुत पीसफुल जाएगी, एंड विल बी गुड। बट अगर आप शुरू में ईजी हो गए और वो नहीं कर सकते, पूरी लाइफ आपकी फिर एवरेज और अनकंफर्टेबल जाएगी। तो ये चीज़ को जितना जल्दी आप समझ जाओगे, मेरे जितने भी यंग ऑफिस में लोग आते हैं काम करने, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, पहले 5 साल आप पैसे के लिए काम मत करना। चाहे आप SIP नहीं चालू कर सको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ ध्यान रखना, एक तो घर और ऑफिस पास में होना चाहिए आपका। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कीमती 2 घंटा ट्रैवल करके आओ।
मैं अगर आपको 50,000 की पगार दे रहा हूँ और 40,000 रेंट पे है और 1,000 रुपये भी नहीं बचते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 घंटा एक्स्ट्रा रह के ऑफिस में आप पढ़ाई करना, लर्निंग करना, तब अगले साल आपकी पगार 50,000 नहीं होगी, 80,000 हो जाएगी। अगले साल आप 30,000 बचा सकते हो, फिर आप उसकी 10,000 की SIP चालू करना। ये लेसन कोई नहीं बताता है। सही बात। मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारी पगार 80,000 करने को तैयार हूँ, तुम अगर 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठने को तैयार हो तो। और तुम वैसे भी वो 2 घंटा ट्रैवल में खत्म कर रहे थे, तो तुम 50,000 के रेंट पे रहो, घर के ऑफिस के पास रहो, समय बचाओ, इन्वेस्ट करो लर्निंग में, इनकम बढ़ेगी, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो SIP चालू हो जाएगी। वंडरफुल। और वो जो इनकम बढ़ेगी वो रुकेगी नहीं, वो फिर इनकम भी मल्टीप्लाई होती रहेगी हर साल, तो SIP तो अपना मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें लाइफ में सीखी हैं। वॉरेन बफेट भी यही बात कहते हैं कि आप उनके साथ काम करो जहाँ पे आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिले। पैसे भले ही नहीं मिले, बट आप उनकी एनर्जी मिल जाएगी ना, तो आप आपको पता है जोमेटो का मालिक दीपेंद्र गोयल, गुड़गांव रहते हैं। उन्होंने एक लिंक्डइन में पोस्ट डाला था कि मुझे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ज़रूरत है, EA, जो मेरे सेक्रेटरी हैं, जो मेरे साथ ऑलमोस्ट शैडो की तरह रहेंगे। अगर आपको आना है तो 15 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे मुझे। अच्छा। हाँ। तो लोग मीम्स बनाने लगे, मजाक करने लगे कि यार मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, इतना मेहनत करूंगा और ये 15 लाख मांगने क्या मतलब है। मैं तो खैर अभी ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं उस जगह पे होता ना, मैं कहीं से भी 15 लाख जुगाड़ करके उनको देता, कहीं से भी। 3 लाख करोड़ का मालिक है वो। बस वही, ये 3 लाख करोड़ के मालिक बने कैसे। उनका थोड़ा भी वो इफेक्ट में आ जाए ना, तो मैं 3 लाख छोड़ो 3,000 करोड़ भी बन गया ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 300 करोड़ भी बन गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो सोच आ जाएगी, और वो सोच तभी आ सकती है जब आप उनके इनर सर्कल में रहते हो। उनके इनर सर्कल में रहने के लिए 15 लाख रुपए बहुत छोटी फीस है। वॉरेन बफेट ने 2008 में वो हर साल चैरिटी लंच का एक ऑप्शन रखते थे। इंडिया के एक इन्वेस्टर है मोनिश पैब्राई करके, US में रहते हैं। उन्होंने 95 में वॉरेन बफेट का नाम सुना और गुरु द्रोणाचार्य की तरह दूर से देख के उनके लाइफ को ऑब्जर्व करके उन्होंने पोर्टफोलियो को कॉपी किया और बनाया। और 2008 में उनके पास करीबन $1 मिलियन से भी ज़्यादा थे। तो उन्होंने वो चैरिटी लंच वॉरेन बफेट को किया, 1 मिलियन, वो 1 या 2 मिलियन चैरिटी लंच के लिए देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा बना लिया था। तो फाइनली $6.5 लाख, $6,50,000 का लंच उन्होंने वॉरेन बफेट के साथ किया। $6.5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, करीबन 5-6 करोड़ रुपए का लंच। और आज बोलते हैं वो बहुत छोटी गुरु दक्षिणा थी जो मैंने उनको लाइफ में दी, क्योंकि उनकी वजह से मैंने इतने कमाए हैं। तो यही चीज़ है कि अगर 15 लाख देखिए मुझे अगर उनका इनर सर्कल में मिल सकता है, तो ये तो इससे सस्ता क्या चीज़ मिलेगा। और जो 2 साल में आप सीखोगे वहाँ रह के, दुनिया की बेस्ट MBA स्कूल भी आपको नहीं सिखा पाएगी। राइट। तो लर्निंग में जितने भी पैसे लगे, ऑलवेज थिंक दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। लोग गलतियाँ कर जाते हैं, लोग सोचते हैं इतना महंगा कोर्स है नहीं करूँगा, सस्ते के पीछे जाते हैं। टाइम तो आपका दोनों जगह सेम जा रहा है। अगर कोई कोर्स अच्छा है तो महंगा होएगा ही जनरली। कोई इफ इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स, डिमांड है, लोग हैं, तो वो महंगा होगा, वो सस्ता नहीं होगा, क्योंकि उसको पढ़ाने वाले लोग अलग हैं। तो आपको उस वक्त वो नहीं देखना चाहिए। जिस लाइन में आप हो उसका बेस्ट कोर्स में जाओ आप, ओके, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, इतना प्लेजर शेयर करने के लिए हमारी ऑडियंस के साथ में। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑफ कैमरा भी आपसे अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। बहुत ही हम्बल है। नहीं, मुझे खुशी है आप इतना एफर्ट्स लेके आए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी मेहनत सफल हो, लोग को फ़ायदा हो इससे, लोग प्रशंसा करें तो बस ठीक है। बिल्कुल सर, इवन आते समय हम बैटरी भूल गए थे तो जुगाड़ करके हम शूट कर। वो जब लाइफ में कुछ करना होता है ना, तो सब चीज़ें अपना फॉल इन प्लेस हो जाती है। वो नियत या वो सही होनी चाहिए कि हमें काम अच्छा करना है, वो भगवान करवाई देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और गजेंद्र सर के बारे में कुछ भी लिखना है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ पूछना है तो सर को आप रीच आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आप है ना सर, मैं लिंक्डइन प्रोफाइल दे दूंगा, वैसे तो सर ने मना किया हुआ है, बट आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है, सर को फॉलो करना है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। एंड बुद्धा जी कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। क्या बात है सर। तो अगर कोई बहुत, आप में से कोई व्यूअर बहुत
इतना पैशनेट होगा तो वो ढूंढेगा तो अपना। और मैंने भी एक वीडियो देखी थी, तो उसके बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है Exactly. मेरे लिए। तो थैंक यू वंस अगेन सर। तो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।